अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अधिकारियों का कम किसान लगे, पर मैं किसान हूँ। जी। मैंने सारी फसलें की हुई है। गाँव में मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने फादर और मदर के साथ खेत पर काम करता था। बैलगाड़ी से मैंने फसल बेची भी है। अच्छा। और वाकई में हमारा जो देश का किसान है काफ़ी हमारा चूँकि 70% जो हमारा बिजनेस है पूरा कृषि आधारित है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि ही है। अभी जैसा कि आपको पता होगा, एक साल में कोरोना से जब पूरे देश में ढेर सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, तो हमारा कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसने हमारे देश को संभाला है। ढेर सारे मजदूर जिनको कोई रोजगार शहरों में नहीं मिला, तो वो गांव में आकर के उन्होंने भी कृषि में अपना हाथ बटाया, और कृषि की अर्थव्यवस्था हमारे हिसाब से उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। आप सभी को ये भी विनती है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी शासन भी इस दिशा में बहुत काम करे कि हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनको कैसे फायदा मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से काफ़ी इसमें 10,000 करोड़ के फंड की व्यवस्था भी की गई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के एफपीओ बना करके उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हर जिले में एक जिला एक उत्पाद के पहचान भी उन्होंने कराया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उत्पाद चिन्हित किया उसी पर काम किए जा रहे। किसानों का ग्रुप बना करके जो समूह बनेंगे, एफपीओ बनेंगे, वो समूह एफपीओ किसानों की सारी फसलों को लेकर के एक कंपनी रूप में काम करेंगे। वो चाहे आपका अदरक का, तो हमने जिले में इसलिए चयन किया था कि चूंकि इस जिले पूरे प्रदेश में कहीं पर अदरक को जिले ने अपना एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित नहीं किया था। मेरी कुछ किसानों से बात हुई थी, सबसे पहले मेघराम जी से बात हुई थी मेरी, फिर उसके बाद में शेखर जी से बात हुई, खेतों पर भी गया है लोगों की बात करके, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर अदरक में अच्छी क्वालिटी का होता है। और अदरक चूंकि कोरोना काल में बहुत यूजफुल भी था, और अभी कोरोना हमारे बीच में अभी भी है, हो सकता है कब तक भी बीच में बना रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना इसमें अदरक की इनको बहुत आवश्यकता पड़ी। चाय में सब लोग अदरक हमेशा से डालते आए हुए हैं, मतलब वर्षों से चाय में अदरक डलती आ रही है। अदरक की चाय के नाम से सब बोलते हैं कि अदरक की चाय मिलनी चाहिए। अदरक से सौंठ भी बनती है, अदरक से और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसका चूर्ण बना करके अंदर पैकिंग करके कुछ भी हम लोग इसकी एक कैसे ब्रांडिंग हो, इस पे हम लोग आप लोगों से मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि हम लोग एक्सपोर्ट तक करने तक के लिए इसका कहाँ मार्केट हो सकता है, कैसे किसान अपना इसको स्टोरेज करें, उसकी कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे इसकी ब्रांडिंग करें और कैसे एक्सपोर्ट तक ले जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसका अदरक के साथ साथ में हमारी जो, क्योंकि ये जिला हमारा बहुत अच्छा जिला है, बड़वानी में आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को भी पहली बार कनेक्ट करने का मौका बड़वानी से शुरुआत मेरी हुई, और मैं यहाँ देख के खुश हुआ। यहाँ का जो किसान है बहुत उन्नतिशील, काफ़ी मेहनती जुझारू किसान है। यहाँ के हमारे सामने कुछ इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग पढ़ लिख करके कभी कभी 5 या 10 हज़ार की नौकरी के लिए ही जूझते रहते हैं। आपने ढेर सारे लोगों को देखा होगा, हमारे किसान भाइयों के जो बच्चे हैं शहर में जाते हैं, और संपन्न किसानों के बच्चे जाते हैं शहर में, वो अपने रोजगार की तलाश में रहता है कि उसको कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए। अब हमको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। हम 10-5 हज़ार की नौकरी करें, हम लोग 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को रोजगार दें। मतलब हम इंटरप्रेन्योर कैसे बने, उद्यमी कैसे बने, इस पर किसानों को सोचना पड़ेगा। किसान यदि अपनी चीजों को मार्केटिंग के थ्रू उसको बिजनेस मॉडल में जा करके काम करेगा, तो जो गांव का जो बेरोजगार युवक है उसको भी बहुत अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा, और अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा। मैंने यहाँ पर कई किसानों को खेतों में विजिट किया हुआ, भ्रमण किया हुआ है, बहुत अच्छी खेती यहाँ पर लोग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट तक का प्लान ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इवन मैं तो आप लोगों को, मैंने आपकी वजह से बुलाया कि आप लोगों से मुझे भी कभी सीखना है कि हम लोग भी, हमारे शिवपुरी में खेती तो बड़ी परंपरागत खेती होती है। अभी टमाटर भी लगा है, पहले तो वो सोयाबीन, मूंगफली इस टाइप की होती थी, कैश क्रॉप बहुत कम होती थी। यहाँ पर सभी लोग कैश क्रॉप करते हैं,
यहाँ का केला एक्सपोर्ट होता है। आज आए हैं वो लोनसरा से, हमारे क्या नाम है भाई वो कैलाश में आया ना सर, भाई तो ना क्या नाम मोहन भाई, उनके छोटा भाई कमल आए नहीं क्या? अरे उनको तो बोला था आने के लिए। जब मेरी उनसे परसों बात हुई थी, हम लोग लोनसरा में साइकिल से गए थे, जो पहाड़ी है उस पर वृक्षारोपण किया। मेरा मन बड़ा खुश होता है कि हमारा नेचर बहुत शुद्ध हवा दे हमको। तो आप सोचिए हमको सबसे ज्यादा किस चीज की है, तो गांव में ये सब मिलता है, बहुत शुद्ध हवा मिलती है। उस पहाड़ी पे जाके दिल खुश हुआ। जब उससे बात की तो वो कह रहा था कि मैं केले का अभी हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में डायरेक्ट जो DGFTA सेल का लाइसेंस नहीं है, वो थ्रू मुंबई पूरे कंटेनर करके मुंबई भेजते हैं और उसका पैसा उनको इसी बात का मिलता है, पर वो विदेश तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वो उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर कई काफी और किसान भी हैं। मैंने और बात किया, रेवा फ्लोरा में भी कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फ्लोरिकल्चर वाला एक्सपोर्ट करते हैं। और इवन जो पाटीदार जी है वहाँ के, जयदेव पाटीदार अंजड़ में, जो तमाम टमाटर का पौध बना करके वो एक्सपोर्ट तो नहीं करते पर अपने दूसरे जिलों में जाता है। इवन मेरे जिले में जाता है, सीपी में। मैं किसी दिन गया था, वहाँ पर वो तमाम गाड़ियाँ भरी हुई थी, वो सीपी में जा रहा है। इसी के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे इस जिले के किसान अपनी एक अलग से पहचान बनाए। मैं ये चाहता हूँ कि बड़वानी का किसान पूरे प्रदेश में काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर प्लांट वे में कैसे हम चीजों को और व्यवस्थित करें और हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी दें और अपनी आय को भी बढ़ाएं। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग FPO को डिस्कस करेंगे, शासन की FPO के लिए क्या पॉलिसी है और हम कैसे FPO बना सकते हैं, FPO बनाने में हमको क्या क्या तकलीफ आ सकती है, हमारी और क्या किसानों की समस्या हो सकती है। हमने आपको हम केवल इसलिए बुलाया हुआ है कि क्योंकि अभी हम कम से किसानों से, किसी गाँव के किसानों से बात कर रहे थे। आज हमारे जिले के ज्यादातर उन्नतशील किसान आए हुए हैं। मैं ये चाहूँगा, मैं आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लेता हूँ, सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम सब आपको ऐड कर लेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी रहूँगा। आप एक राइटअप अपना जो काम करते हैं उसमें क्या समस्या आपको आ रही है, आपको कुछ सुझाव है, एक राइटअप बना के आप उसमें शेयर कर दें। हमारे डॉक्यूमेंटों से तैयार हो जाएगा। इवन अदरक के बाद की बात नहीं करें हम, और चीज़ों के सबके आइडियाज आपको देना है। आपको सब्जियों में भी प्रॉब्लम कुछ समस्या आती है, सब्जियों के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, फलों के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही और फसलों के लिए हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पूरा एक रणनीति बना रहे हैं। काफी क्लियर डिस्कशन हुआ है ढेर सारी चीजों को, चूंकि मैं खुद किसानी की और मुझे बहुत प्रॉब्लम भी पता है कि किसानों की समस्या क्या आती है। छोटा छोटा किसान बेचारा, उसने कुछ कर लिया है, उसका भाव नहीं मिलता है, तमाम समस्या आती है। इन सबके दूर करने के लिए हो सकता है कि हम जब FPO रूप में काम करें तो उस किसान को भटकना भी नहीं पड़ेगा, हमारा FPO परचेस करेगा और FPO को पता है, बहुत बड़ा आइडिया उसको कि उसको कहाँ सेल करेगा, उसको आइडिया है। तो उसके लिए हम लोग हो सकता है अभी गाँव में जैसे काम करते हैं, कई गाँव में देखता हूँ कि छोटा किसान है, उसने ट्रैक्टर ले लिया है, ट्रैक्टर में 6 लाख का तो ट्रैक्टर आता है, पेट्रोल ही आती है, 8-7 लाख का वो पड़ता है पूरा और उसका लोन वगैरह पड़ा नहीं पाता है। तो यदि FPO के रूप में किसी गांव के लोग मिलकर के, 2-4 लोग मिलकर के पूरा संसाधन जुटा लेते हैं। हमको कितने ट्रैक्टर्स की आवश्यकता है हमारे पास में, और ट्रैक्टर्स के जो साथ साथ में हम कृषि संयंत्र कितने क्या क्या लगते हैं, इसके साथ साथ में हमारे पास में जो कीटनाशक हो, फर्टिलाइजर हो, सब चीजें हो, यदि पूरी नीड की हमको पता लगती है, हम कैसे ऑर्गेनिक पर जाए। ऑर्गेनिक खेती यहाँ काफी लोग करते हैं, अब चूंकि हमको ऑर्गेनिक पर भी जाना पड़ेगा, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम लोगों को गांव में ही प्लान करना पड़ेगा। कैसे हम बर्मी की बात करते हैं, जो अलग कचरा होता है उसको हम आटे के रूप में कन्वर्ट करके खाद बनाने वाला बात कर सकते हैं। ये हमारा पूरा FPO कर सकता है, FPO भी कर सकता है, लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो चीजें, ढेर सारी चीजें गाँव को पूरे चैनलाइज कर दें, सारी चीजों को, इवन गाँव को एक आइडियल मॉडल गाँव को मिल जाए। उसमें गांव में ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स हमको पता है, चाहे इवन साफ सफाई की प्रॉब्लम्स हो गांव में, अन्य समस्या हो, पानी की समस्या हो, वो समस्या है, हमारा FPO पूरे गांव को मॉडल बनाने की काम कर सकता है। क्योंकि FPO के पास में इतने लोग रहेंगे, इतने लोग सब रहेगा, वो जॉब भी क्रिएट करेगा, सब कुछ करेगा, फल सब्जी अन्न उत्पाद पूरा सब जब सिस्टमेटिक कर देगा सब चीजों को, तो FPO की जो इनकम है वो भी सबको इक्वली उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितना उसका जिसका शेयर होगा। ये सब चीजों के लिए हमारा एक मोटा हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है।
बस मैं केवल यही चाहता हूँ कि हम लोग इस साल की शुरुआत 2021 की शुरुआत बहुत बढ़िया धमाके से करें। जी। बड़वानी को बहुत आगे ले जाए। थैंक यू वेरी मच। जी। हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है एफपीओ के बारे में, गाइडलाइन है, उसे देंगे, फिर हम आप लोगों से बात करेंगे। आप भी अपने अनुभव जी बीच में जो अच्छा बोलना चाहेंगे, जिन्होंने तैयारी की हुई एफपीओ के बारे में, वो अपने शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कर सकते हैं जी। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आशा से हूँ और मैडम के साथ बैठ कर के समझ के इसको तैयार किया गाइडलाइन के बारे में। तो किसान उत्पादक संगठन और संवर्धन जो नई नीति है एफपीओस 10,000 एफपीओस बनाने के लिए, उसमें क्या वो नीति हमें क्या गाइडलाइन देती है उसके बारे में थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग है हमसे। तो किसान उत्पादक संगठन है क्या? तो किसान उत्पादक संगठन जैसा कि नाम से अर्थ है उसका कि किसानों का एक समूह है और यह कंपनी अधिनियम 9A के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या सोसाइटी एक्ट जो राज्य सरकार का सोसाइटी एक्ट है उसमें भी रजिस्टर्ड हो सकता है। इस तरह से ये एक कानूनी इकाई होगा और इसमें रजिस्टर होने की वजह से इसको कंपनी एक्ट के सारे लाभ मिल सकते हैं। जिस तरह के लाइसेंस है एक्सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह सर बता रहे हैं, वो सभी में रिक्वायरमेंट एक कानूनी इकाई होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बोले तो एफपीओ से क्या क्या कर सकते हैं, तो जो किसान उत्पादक संगठन है वो सामान्य जो कृषि कार्य है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, इसको उसमें शेयर करा दूंगा। ओके। टाइम वेस्ट मत करो, स्मार्ट काम करेंगे। आपको पूरा ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे हम लोग, आपको सब चीज आपसे भी शेयर करेंगे, इधर से शेयर करेंगे। जी। जो एफपीओ में की जाने वाली गतियां, सामान्य जो क्रियाएं हैं जो किसान करता है, उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। तो किसान उत्पादक संगठन जो है वो कृषि आदान, जिसकी अक्सर मारामारी रहती है, खासतौर से खाद की, बीज की अच्छी क्वालिटी की और उस पर विश्वास की, तो यहाँ पर किसान उत्पादक कंपनी अपने किसानों से मतलब डिमांड लेकर के उसी अच्छे तरह के बीज, अच्छा खाद समय पर उपलब्ध करवा सकते हैं, वो भी बाजार से कम दामों पर, उचित दामों पर। और दूसरा है कि कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे सर ने बताया कि काफी छोटे छोटे किसान भी हमारे बीच हैं जिन्हें ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सिंचाई से संबंधित मशीनें, इनकी काफी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनको खरीदने की उनके पास अपनी क्षमता नहीं है। तो उसमें एफपीओ कस्टम हायरिंग सेंटर बना करके उनको अच्छे मतलब एक उचित दाम पर, किराए पर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। तीसरा है कि एफपीओ जैसे कई किसान ऐसे हैं जो भंडारण की उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है, ग्रेडिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो एफपीओ उनको एग्रीगेट करके भंडारण की फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग करा सकते हैं, अच्छे भाव प्राप्त करने के लिए उनकी ब्रांडिंग करा सकते हैं, मतलब प्रोसेसिंग कराने के बाद, तो ये काम भी किया जा सकता है। अगर अधिक आय बढ़ाने वाली गतिविधियां जो सामूहिक तौर पर होती है, खास तौर से बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन या सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो सब भी एफपीओ के माध्यम से ब्रांडिंग करके हम मार्केट में सीधे दे सकते हैं। छोटे, जिस तरह से बताया, सबसे बड़ी समस्या छोटे किसानों के साथ है, जो सर बता रहे थे। छोटे किसानों का सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने छोटे उत्पाद को, कम उत्पाद को बड़े बाजार में कैसे बेचें ताकि उन्हें अच्छा भाव मिले। तो वो काम एफपीओ बखूबी कर सकता है कि सारे किसानों का माल एग्रीगेट करके उन्हें एक जगह ला करके बड़े बाजार में सेल कर सकता है। गठन कैसे होगा? नीति के हिसाब से अगर देखें तो ये गठन उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र के आधार पर होगा इसका गठन। तो उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि एक किसी विशेष क्षेत्र में भौगोलिक आधार पर उस क्षेत्र में कौन सी फसल वहां पर होती है और उस फसल के आधार पर किसानों का समूह बनाया जाएगा और उन समूहों को जोड़ करके किसान उत्पादक संगठन को हम रजिस्टर्ड, पंजीकृत करा सकते हैं। अगर हम योजना की बात करें तो योजना के हिसाब से कम 300 किसान होना चाहिए जो कि ग्रुप में संगठित होना चाहिए एसएचजीज में, और उनकी संख्या ग्रुप में 15 से 20 भी हो सकती है। और उन्हीं ग्रुप के आधार पर उनका जो ग्रुप होगा, जैसे हमने उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र में बात किया कि उनके उत्पादन के आधार पर, उनकी फसल के आधार पर उनका ग्रुप बनाया जाए। एफपीओ के गठन में विशेष रूप से लघु, सीमांत और महिला किसानों एसएचजी इनको प्राथमिकता देने के लिए बात कही गई है ताकि उनको आगे लाकर अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।
अगर हम संचालन और स्वरूप उसका एफपीओ का समझें तो मैं बताता हूं कि जैसे कि ये सदस्य, ये मेंबर है, ये किसान रिवर्स करो। ये किसान है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान पहले जुड़कर आएंगे ग्रुप में, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या एफआईजी हैं या और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं जो गांव में काम, प्रोड्यूसर ग्रुप होते हैं, उस तरह से ग्रुप में आएंगे और उन ग्रुप में आने के बाद उनके प्रोड्यूसर क्लस्टर बन जाएंगे जिसमें हम फसल के आधार पर उनके ग्रुप का फॉर्मेशन करें और इन्हीं से निकलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन्हीं से ये दो कमेटी करेगी, एक सेल्स कमेटी, एक परचेस कमेटी, जो स्पेशली एक एफपीओ की नीड होता है कि हमें क्या खरीदना है और क्या बेचना है, तो वो कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही होगा और जो मैनेजमेंट करने के लिए जो सीईओ या मैनेजर जो हायर करने हैं, अकाउंटेंट हायर करनी है, वो सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में काम करेंगे। तो इस तरह से ये एक संचालन होगा और फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया आप लोग? कोई डाउट है इसमें? मतलब जितने सारे किसान लोग होते हैं उसी में से कोई सीईओ बन जाएगा, कोई कमेटी का मेंबर बन जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग होते हैं। मतलब जैसे कि आपके गांव में 300 लोगों ने मतलब बोला कि हम लोग 300 लोग मिलके एफपीओ बनाएंगे, तो वो 300 लोग एफपीओ के पार्ट हो गए। उसी में से 10 लोग डायरेक्टर बन जाएंगे। 10 लोगों का जो है डायरेक्टर के नाम पे नामांकित हो जाएगा। ये डायरेक्टर का जो है 1/10, मान लीजिए कि 100 रुपए की कंपनी बनी है आपकी, तो सारे डायरेक्टर की 1/10 की शेयर हो जाएगी। ठीक है ना? हर एक डायरेक्टर का 1/10 रुपए शेयर हो जाएगा। अब हर डायरेक्टर के नीचे जितने मेंबर जुड़े हुए हैं सबका उसी से मतलब मान लो 300 लोग हैं तो 1/10/300 हो जाएगा। तो हर एक आदमी का 1/300 का भाग हो जाएगा उस कंपनी में। समझ आया ना? मतलब एक आदमी का शेयर जो है उस कंपनी में 1/300 है। मतलब जितने लोग होंगे उतने लोगों का शेयर बनता चला जाएगा। ठीक है? उस तरह से बना, मतलब आपका सबका उसमें पार्टनरशिप रहता है। आप ही के लोग में से एक आदमी 10 लोग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा जो संचालन का काम देखेंगे। ठीक है? मतलब क्लस्टर का ग्रुप है, मतलब जैसे कोई लोनसरा में रह रहा है, कोई ठीकरी में रह रहा है। ठीक है? तो लोनसरा का एक ग्रुप बन गया, एक ठीकरी का ग्रुप बन गया, तो ये सारे लोग प्रोड्यूसर ग्रुप बन गए। सारे ठीकरी वाले, लोनसरा वाले सब मिलके एक ही एफपीओ के अंदर पार्ट हो गए। हेलो, सरकार द्वारा क्या सहयोग है एफपीओ में? तो योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों को सरकार द्वारा 18 लाख रुपए की मदद की जा रही है इनके गठन के 3 वर्ष के भीतर, खास तौर से मैनेजमेंट कॉस्ट को लेकर के, जिसमें जो सीईओ हैं, अकाउंटेंट हैं, उनका इसमें मानदेय, सैलरी इंक्लूड है। इसके अलावा एफपीओ गठन के जो खर्चे हैं, एफपीओ गठन के खर्चे लगभग 40,000 रुपए के आसपास होते हैं, तो वो भी इसी में वहन करने का सरकार उसकी मदद करेगी। और एफपीओ छोटा, जब 2-3 साल तक अगर एफपीओ बनाने में, उसको रन करने में सहायता की जरूरत पड़ती है किसानों को, तो उसका ऑफिस का किराया, बिजली का खर्च, ये सब भी इसमें शामिल है। एक और बहुत अच्छी स्कीम है, इक्विटी अनुदान के लिए प्रावधान है। जितना शेयर, जितना अंश पूंजी किसान मिल करके एफपीओ के लिए जोड़ेंगे, क्योंकि किसान इसलिए बिजनेस में नहीं आ पाता क्योंकि कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो सारे किसान मिलकर के पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसा कितना जमा कर सकते हैं? तो जितना पैसा किसान जमा करेंगे उतने ही इक्विटी मैनेजमेंट ग्रांट या इक्विटी अनुदान के प्रावधान में है, जो आपको उतना ही सरकार की तरफ से एसएफएससी की एक स्कीम है उसके तहत मिल जाएगा। इसमें सरकार ने 15 लाख रुपए अधिकतम किसानों को देने के लिए बात कही कि अगर 15 लाख अगर एफपीओ जोड़ता है, सदस्य जोड़ते हैं, तो 15 लाख सरकार भी उनको एज ए वर्किंग कैपिटल ग्रांट के रूप में दे। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि एक किसान 2,000 रुपए तक का शेयर होल्डर अगर उसका है उसमें, तो 2,000 रुपए के प्रतिपूर्ति सरकार उसको उसके शेयर में जोड़ देगी। अधिकतम 2,000, न्यूनतम अधिकतम 2,000 न्यूनतम पर मेंबर, अधिकतम अधिकतम 2,000 का पर मेंबर, पर मेंबर। पर मेंबर। इसे तो 100 से स्टार्ट है। हाँ, 100 से स्टार्ट है। 2,000 न्यूनतम मैं बता रहा हूँ, 2,000 न्यूनतम है। 2,000 के ऊपर उसमें वही लिख रहे हैं, वही वो जो बताना चाह रहे हैं वो उसी भाषा को कर रहे हैं कि अधिकतम 15 लाख रुपए।
300 किसानों ने अगर 2-2 हजार जोड़े तो आपके पास 6 लाख रुपए होंगे। तो या तो वो आपके अंशदान के बराबर या अधिकतम 15 लाख रुपए। अब वो 300 किसान अगर 4-4 हजार या 5-5 हजार जोड़ते 5-5 जोड़ते हैं तो 15 लाख जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बात कर दिया है कि आपको हम अधिकतम 15 लाख देंगे। आप उसको फिर से समझ लें। नहीं मैं समझा। इक्विटी मैनेजमेंट जो इक्विटी ग्रांट स्कीम है, इक्विटी जो ग्रांट स्कीम है, इसमें एसएफएसी की जो करंट जो स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत ये है कि पहले 1000 रुपए सीमा थी एक सदस्य की। ये इसलिए ऐसा कहा गया कि ऐसा ना हो कि करीब 10 किसान ही मिलकर के एफपीओ बना लें और इक्विटी मैनेजमेंट ग्रांट ले लें। छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए उसको फिक्स किया गया कि आप अधिकतम अंशधारक जो है वो 2000 रुपए का ही एफपीओ में हो सकता है। अगर इससे ज्यादा उसका है तो उसमें उसको इक्विटी मैनेजमेंट ग्रांट का फायदा नहीं मिलेगा। अपना शेयर के अनुरूप जो एफपीओ से फायदा है वो उसको उसके अंश के हिसाब से मिलता है। जो मैचिंग ग्रांट वाली बात होती है ना, मैचिंग ग्रांट को 15 लाख तक मिलेगा, पर उसमें पर फार्मर जो है वो उसका लिमिट है अप टू 2000 वो एफपीओ के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाना पड़ेगी। हाँ, बढ़ सकती है। अलग 15 लाख रुपए लेना है। एग्जैक्टली व्यक्ति 2000 तो है। पर फार्मर 2000 रुपए मैचिंग ग्रांट। ये एक डाउट था बीच में चल रहा था कि अब 100 रुपए देना है। मैंने कहा 100 नहीं देना है, 2000 तो कंपलसरी है। वो तो मिनिमम सोच के होगा कि किसानों ग्रुप जरा बड़ा बन जाए ना, तो उसके लिए 2000 किसान करना होगा। नाबार्ड आपको मैचिंग ग्रांट देगा, आप लोग अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि पर फार्मर जो है वो 2000 से ज्यादा ना हो। तो ये इक्विटी मैनेजमेंट ग्रांट की बात हो रही थी, इक्विटी मैचिंग ग्रांट के बारे में। तो अगर इसकी थर्ड स्कीम की बात करें तो सरकार ने क्रेडिट गारंटी सुविधा भी रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए एफपीओ को क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है वर्किंग कैपिटल प्रेजेंट, तो वो क्या करे। तो वहां पर सरकार 1500 करोड़ का एक फंड क्रिएट कर रही है जिसमें एफपीओ के लिए स्पेशली लोन आसानी से उनको उपलब्ध हो सके। तो अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अगर उनका बिजनेस प्लान अच्छा है, वो उस पर काम कर रहे हैं, तो लोन भी आसानी से उनको पाते। इसकी देखभाल और निगरानी के लिए भी सरकार ने अलग अलग स्तर पर कमेटियां बनाई हैं। जिस तरह से आप देखे हैं राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ये कमेटी का विशेष तौर से काम होगा उनका तकनीकी प्रशिक्षण करवाना, बीओडीज का जो उसमें जुड़े हुए स्टाफ है उनका तकनीकी प्रशिक्षण करवाना, साथ में उनको राज्य जिला जहां से उनको सहयोग की जरूरत है वो उपलब्ध कराना, और जो भी इंस्टीट्यूशन इसमें जुड़ेंगे काम करने के लिए एफपीओ को उनकी काम का मूल्यांकन करना, इस तरह का काम। बेसिकली जो शासन के जो एफपीओ बनाने के जो डायरेक्शन गाइडलाइन वो दी है, मुझे लगता है पर अभी और क्लियरिटी करने की डिस्कशन जरूरत है इसमें। जो नई स्कीम आई है उसके तहत जब भी हम कोई एफपीओ का गठित करेंगे तो 2 तरीके से एफपीओ गठित हो सकते हैं। एक तो हम लोग जो नाबार्ड के थ्रू हम लोग गठित करना चाहते हैं, एक वो प्रोसीजर हो सकती है। अगर हम नाबार्ड के थ्रू नहीं जाते तो हम किसी भी एनजीओ के सहयोग से उसको कर सकते हैं। अब जो नई स्कीम है जिसमें ये 18 लाख रुपए का हम लोगों को एफपीओ को जो सहायता मिलती है नाबार्ड की तरफ से, उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल एक चैनल बताती हूँ। नेशनल लेवल पे एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गठित की जाती है। 3 तरह की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी गठित की गई है, जिसमें एक नाबार्ड है, एनसीडीसी है जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, और एसपेक होता है जो फार्मर्स कंसोर्टियम है। तो ये 3 अपने यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, हमारे यहाँ नाबार्ड इसमें काम कर रहा है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अपने एरिया के लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है जो कि सीबीबीओस कहलाते हैं। अभी सीबीबीओस के गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो जो सीबीबीओस हर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना गठित करती है, ये सीबीबीओ जो है वो क्लस्टर बनाते हैं और एफपीओ के गठन के लिए पूरी कार्रवाई ये करते हैं। ये पूरा उनका वैल्यू चेन, सप्लाई चेन कैसी होगी, उसका पूरा डीपीआर और हर तरह की फैसिलिटीज ये एफपीओ को प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस, जितनी भी तरह की चीजें होती हैं। और जब सीबीबीओ किसी एफपीओ का गठन करके अपनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को वो प्रस्तुत करता है, वहां से अप्रूवल होता है और वो रजिस्ट्रेशन होता है। सीबीबीओ आपको 5 साल तक एफपीओ को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है।
तो जितनी भी एफपीओ की रिपोर्ट्स होती हैं, वार्षिक जो रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड होनी होती है, वो सब सीबीबीओ के माध्यम से सब चीजें होती हैं। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन सीबीबीओ करवा देता है तो एफपीओ को 18 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए मिलते हैं, जो कि 3 साल के लिए होते हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं कॉस्ट में, तो एक तो सीईओ या मैनेजर का सैलरी होता है 3 साल तक के लिए, अकाउंटेंट का सैलरी होता है, जो हमारा इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 40,000 रुपए, वो इसमें शामिल होता है। हमारे ऑफिस का जो रेंट होता है वो शामिल होता है। इनिशियली हमको ऑफिस के लिए जो भी फर्नीचर या मशीनरी खरीदना है वो होता है, और इसमें सबके लिए अमाउंट फिक्स है कि एनुअल आपको इस काम के लिए इतना मिलेगा, इस काम के लिए इतना मिलेगा। 3 साल तक जब आपको ये 18 लाख रुपए अलग अलग हेड्स में मिलता है, तो 3 साल का टाइम दिया जाता है एफपीओ को स्टैब्लिश होने के लिए। 3 साल के बाद आपको खुद से वो खर्चा चलाना होता है। इसमें जो भी सीईओ मैनेजर होते हैं उसमें ये होता है कि उनके पास या तो वो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होने चाहिए, या उनका इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि वो एफपीओ के काम को समझ सके और उसको बढ़ा सके। तो इसमें ये चैनल होता है। अभी हमारे पास नाबार्ड के पास अभी सीबीबीओ गठन की प्रक्रिया चल रही है। अभी सीबीबीओ हमारे पास रिसेंट में नहीं है। तो अगर हम अभी एफपीओ बनाना चाहते हैं तो हमको किसी एसएचजी के थ्रू, या हम लोग खुद भी इसको समझ के कर सकते हैं अपना प्रोसेस करके। तो बाकी जो इक्विटी ग्रांट, मैचिंग ग्रांट और जो अनुदान वाला कंसेप्ट है वो तो हमको तब भी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और 3 साल का जो हैंड होल्डिंग है वो बस हम लोग को एफपीओ में अभी नहीं मिल पाएगा जब तक हमारा सीबीबीओ नहीं होगा। लगभग उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल तक हमारे पास सीबीबीओ आ जाएंगे। और अगर हम लोग पहले से हमारा कोई एफपीओ काम कर रहा है तो अगर वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है अपना इसके थ्रू, तो उसको बाद में भी वो सहायता मिल सकती है। इसमें ये स्लाइड में ऐड कर देना इसी में बनाना स्लाइड। अच्छा, और कोई पता निकलना चाहे तो कुछ भी और डिस्कशन के लिए होगा सब चीजें इसमें कोऑपरेटिव में कोई सस्ता हो क्या एफपीओ में डाल बिल्कुल सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कोऑपरेटिव को भी इसमें माना गया है। तो इसमें एसएचजी भी आ सकते हैं। एसएचजी इसी जगह काफी बने हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकती है, और भी इस तरह के कोई ग्रुप है वो इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें जो इक्विटी ग्रांट होता है, जो 15 लाख रुपए अनुदान की आप लोग बात कर रहे थे, उसमें कुछ उसके नियम है कि वो 3 बार में आप लोग 4 साल के अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं, अलग अलग किस्तों पे। उसका पूरा फॉर्मेशन रहता है। अभी हम नाबार्ड के एमएमडी को आपके साथ कनेक्ट करेंगे ऑडियो के थ्रू, तो वो आप लोगों को पूरा इसका फंडिंग का प्रोसेस कैसा होता है, क्या चीजें होती हैं, वो आप लोगों को क्लियर करेंगे। इसमें एक एफपीओ, हाँ सर, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, मैं सभी को कनेक्ट करा दूंगी। जैसे हम बोल रहा है कि किसान हम लोग सोच रहे थे 12 लोग मिलकर हम लोग 50-50 का इन्वेस्टमेंट है। जरूरी 300 किसान मतलब 500 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं। एक किसान में, एक गांव में मान लो आपने 200 किसान हुए, और 100 किसानों का भी आप एक क्या बना सकते हो, उस गांव का ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप वो आपको बीओडी बन जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन जाएगा। वो आपको एक एफपीओ में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी आपको। एक गांव में से आप एक भी बना सकते हो और 2 बना सकते हो, संख्या को डिपेंड करता है। आपको 300 मिनिमम किसान चाहिए एफपीओ बनाने के लिए। तो यदि किसी गांव में यदि आपके इतने लोग हों तो आप उस गांव को बना सकते हो। पर आपका तो ऐसा कर सकते हो ना, आप जैसे बोड़ा है गांव हो गया, आपका लौनसरा हो गया, आपका ये कतरवाड़ा गांव हो गया, तो आप ऐसे गांव के एक 2 बीओडी रखो 10 बीओडी बनाने के लिए। तो आपको क्या होगा, फिर सभी का कॉमन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसमें। हर गांव से एक बीओडी जा सकता है। मतलब ऐसा आप बैठे हो, अब अपन एक एफपीओ की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अपन 4 एफपीओ बना लें, 6 बना लें, 10 बना लें। ये आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। हमारे जैसे इंजीनियर्स लोग इसमें हैं, तो पूरी प्रोसेस समझने के बाद में हम कई गाँव को इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग। क्योंकि आपने एसएचजी जोड़ सकते हो, हमारे जिले में बहुत से एसएचजी हैं, सोशल समूह ऑलरेडी बहुत फैले हुए हैं। ये महिला बैठी है, दोबारा इनसे भी जुड़ा ले सकते हैं। तो ऑलरेडी इनके पास में बहुत सी महिलाएं काम कर रही है, तो ये उसमें पूरे जुड़ सकते हैं उसमें। इसमें जब भी मतलब मेनली देखिए कंसेप्ट ये है कि जब हम अकेले उत्पादन कर रहे हैं तो वो कम है। जब भी हम उत्पादन का स्केल बढ़ा लेते हैं तो उसमें लागत कम हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये इकोनॉमिक्स है ना। तो ये टोटली ये है कि हमको प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना है। आप लोगों को क्लस्टर डेवलप करने चाहिए इसके लिए कि आप लोग एक तरह के किसानों के क्लस्टर बना लें। जैसे हम अगर अदरक की बात करें, हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए अदरक का चयन किया है,
तो अदरक में सेंधवा में एक क्लस्टर हो जाएगा, मानसेमल में एक, बड़वानी में एक, राजपुर में हो जाएगा। इसमें हम खरगोन के और धार के किसानों को भी ले सकते हैं। अगर वहाँ के कोई किसान अदरक को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पे अदरक का कोई एफपीओ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अदरक का एफपीओ हमको बना नहीं है, तो वो किसान भी हमको सप्लाई करेंगे। अब अदरक का जब एफपीओ बनेगा तो अदरक तो एक तो आपका जो क्रॉप है सादा, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़े स्केल पे। दूसरा उसका प्रोसेसिंग करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जब हमारे पास लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो हम किसी मेडिसिनल कंपनी से इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हम आपको अदरक सप्लाई करेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ अदरक मेडिसिनल फैक्ट्रीज में, कंपनीज में लगता है, तो हम उनसे, आपका एफपीओ उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है जब तक उनको क्वालिटी और सप्लाई का अश्योरेंस नहीं होता है कि भाई ये हमारी सालाना एनुअल डिमांड को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि जब भी हम अच्छी कंपनीज को करते हैं तो क्वालिटी के लिए बहुत प्रेफरेंस देती हैं, तो जब तक आपका एफपीओ नहीं होगा आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना बड़ा स्केल आप लोग एरिया कवर करोगे अपने एफपीओ में उतना फायदेमंद होगा। इसके साथ में जब आप लोग एफपीओ सिर्फ अदरक पे नहीं चल पाएगा आपको, क्योंकि एक सीजन में हो गया फिर बाकी टाइम क्या करेंगे, आपको अदर एक्टिविटीज भी इसमें प्लान करनी पड़ेगी। एफपीओ में केवल मैं बात कर रहा अपना अदरक की बात नहीं कर रहे, आपको सारी चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। केला भी है, मतलब मिर्ची भी है, अदर जो यहाँ की जो अच्छी फसल है ना, तो लार्ज स्केल में सोचना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी फसल होगी जिसमें वेस्ट रेसिड्यू भी बहुत निकलता होगा, तो उस वेस्ट को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं या उसका खाद बना के उसको सप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक को, या उसको अपनी ही फसलों में यूज कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा या कुछ को नहीं पता होगा। कस्टम हायरिंग ये होता है कि एक कंपनी है वो अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीद ले, क्योंकि छोटे छोटे किसान होते हैं तो बड़े अपने कृषि के यंत्र नहीं खरीद पाते हैं। हम अगर बड़वानी में भी देखें तो कृषि का यंत्रीकरण बहुत कम है, क्योंकि छोटे छोटे इनके पास रकबे होते हैं खेती के लिए। पर अगर हम आधुनिक कृषि की बात करें तो उसमें हम लोगों को आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपका एफपीओ कुछ आधुनिक यंत्र खरीद के रख सकता है जो यहाँ के एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल कर सके, वो आप उनको किराए पे चला सकते हैं, तो आपकी साइड में एक इनकम आती रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा एफपीओ का प्लान करना होता है कि एनुअल एक्टिविटीज में हम लोग क्या क्या चीजें लेंगे, किस किस से हम लोग बात करेंगे। आपको अपना एक गोडाउन की जरूरत पड़ सकती है, गोडाउन के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को जो पॉलिसी के तहत लीज पे जमीन मिलती है वो उपलब्ध करा सकती है, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे रहती है। तो इस तरह से आपको पूरा एफपीओ का अपना प्लान करना चाहिए। एफपीओ में मतलब बेसिकली इसको अगर बहुत सादे सादे शब्दों में समझा जाए तो जो एक किसान खुद अकेला नहीं कर सकता, 300-400 किसान मिलकर करना है, और 300-400 किसानों का पूरी भागीदारी वाली कंपनी बनानी, एक ऐसी संगठन बनाना है जिसमें हर किसान का उसमें उसका भागीदार है, और जो भी मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सबको बराबर मिले, सबको बराबर बढ़े। जनरली जो कंपनी बनती है वो कोई एक आदमी अपने नाम से कंपनी खोलता है, अपना बेटा के नाम से कंपनी खोलता है, पैसा वो कमाता है और बाकी लोगों को रोजगार में एम्प्लॉय रखता है। तो ये वाला है कि भाई हम आपको 25,000 रुपए दे देंगे, आप अपना काम करो, चाहे कंपनी 50 लाख रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए कमाए, आपको उतना ही मिलने वाला है। ये एफपीओ का जो गठन है उसमें आप लोगों का संपूर्ण पार्टनरशिप है, मतलब अगर 300 किसान है तो 1/300 हर लोगों का पार्टनर है। अगर पूरा कंपनी अगर साल भर में 1 करोड़ रुपया कमाती है तो 1 करोड़ रुपया 300 किसानों में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वो वाला है कहानी। तो इसमें सबका जो है अंशदान है, आप लोग से ही कंपनी बनी हुई है। तो जो एक किसान खुद से नहीं खर्च कर सकता वो कंपनी कर सकती है। अब जैसे कि बहुत सारे जो लोन है और जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि एक किसान को नहीं मिल सकती, वो एक कंपनी को मिल सकती है। तो कंपनी हम लोगों ने एफपीओ बनाना शुरू किया कि एफपीओ भी एक किसान की कंपनी बन सकती है। तो जैसे ये बताएंगे क्लस्टर हायरिंग स्कीम, कस्टम हायरिंग स्कीम। कस्टम हायरिंग मतलब जैसे कि एक आदमी अपने लिए ट्रैक्टर क्यों खरीदेगा, एक आदमी अपने लिए बहुत सारी मशीन क्यों खरीदेगा, तो कंपनी ने मशीन खरीद ली। अब उस कंपनी से जुड़े हुए जितने किसान हैं उसको यूज करेंगे तो उसको फायदा होगा। रेंट पे अपना काम कर रहे हैं, वही कंपनी का जो है यूज कर रहे हैं या फ्री में खरीद यूज कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं कंपनी उसका कॉस्ट बियर कर रही है, तो सारे किसानों को फायदा हो गया। आपको फालतू में 5 लाख 6 लाख रुपए का खर्च करके ऐसे कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको फायदा हो गया।
दूसरा फायदा आपको हो जाएगा कि जैसे कि 300 अकेला किसान अपना अदरक या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो बेचने जा रहा है, वो अब अकेले बेचने जा रहे हो। अब किसान का जो प्रोड्यूस है, जो भी आपका उत्पादन होता है, वो कंपनी खुद खरीदती है। कंपनी किसान से खरीद के सारा सामान कंपनी के पास आ गया। कंपनी ने अब जाके किसी बड़े ठेकेदार या बड़े किसी अदर कंपनी से बात की, भाई मेरे पास 300 टन 400 टन 500 टन सामान है, आप आओ ले जाओ यहाँ से, मेरे गोडाउन में पड़ा है। वही एक किसान जाता बोलता मेरे पास 1 कुंटल है, आप ले लो, कोई नहीं लेगा। पर वही 300-400 में मेरे पास 300 टन ये है, आप लेके जाओ। तो वो आएगा और कंपनी एक बड़े मार्जिन पर सामान लेके जाएगा, बड़ा मार्जिन में बड़ा मुनाफा आपको देके जाएगा। तो वो मुनाफा जो है सारे बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जो है इतने सारे किसान का होगा तो ये कंपनी खुद से ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट बना सकती है, सेटअप कर सकती है। कुछ प्रोसेसिंग करना हो, अदरक से आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, सॉल्ट बनाना है, ऑयल बनाना है, उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग करने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगा, तो 300 किसान मिलकर अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके जो है कोई पैकेजिंग यूनिट खरीद कर सकता है, सेटअप कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, उस कंपनी का एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में डाबर चल रहा है, डाबर है कि भाई डाबर का ब्रांड है तो है नहीं, ये सब खा रहे हैं, तो उसी किसान का उसी वही एफपीओ का एक आप नाम दे सकते हैं, भाई इस एफपीओ का ये नाम है, ये नाम से जो भी सामान बनेगा हम यहाँ बना रहे हैं। वो बना के उसको जो है ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग करके प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके बढ़िया मार्केट में बेचना शुरू हो गया। तो वही काम है जो एक आदमी नहीं कर सकता, किसान के संगठन मिलके एक समूह बना के कंपनी बना के उसका वही काम करना है जैसे एक कंपनी काम करती है। तो इसमें हम लोग जो सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये आप में के बीच में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आपके बीच से ही आएंगे, सीईओ कोई और भी नियुक्त हो सकता है। मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि कोई पढ़ा लिखा आप ही में से कोई बढ़िया एमबीए हो, पढ़े हैं, जिनका दिमाग चलता हो, जो आगे जाके मार्केटिंग बात कर सके, कंपनी को बुला सके, कंपनी को लिंकेज कर सके, प्रॉफिट मुनाफा का बात कर सके, वो मुनाफा आप में कैसे बढ़ेगा वो उसका डिसाइड कर सके, कितना पैसा किसको जाएगा, कहाँ जाएगा। ये कंपनी मान लीजिए बहुत मुनाफा करना शुरू कर दी, तो मुनाफा में पैसा कितने में खर्च होना चाहिए, कीटनाशक खरीदना चाहिए कि प्रॉफिट में रखना चाहिए कि आगे मार्केटिंग में खर्च करना चाहिए, ब्रांडिंग खर्च करना चाहिए, ये सब डिसाइड करने के लिए सीईओ बनाया जाता है कि पूरा एक वो कंपनी के ऊपर बैठ के उस कंपनी का पूरा ढांचा को समझाए और बताए लोगों को कि हम आगे इस साल में ये काम करने वाले, इस साल में ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे किया जा सकता है। तो ये रफ है। इसकी फंडिंग जो है, जैसे बताया कि फंडिंग जो है नाबार्ड के थ्रू होती है। अगर नाबार्ड के थ्रू आपने एफपीओ बनाया तो नाबार्ड आपको सब्सिडी देती है, लोन देती है। जनरली कोई भी कंपनी गवर्नमेंट जो सब्सिडी स्कीम देती है किसी को डायरेक्ट किसान को नहीं देती है। अब जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो किसी किसान को डायरेक्ट नहीं देगी, वो किसी, क्योंकि इतने इंडिविजुअल मॉनिटरिंग लेवल होता है, उसके लिए मुद्रा लोन बना, आप ले लो, मुद्रा लोन वो कर लो। बट आपके लिए जैसे किसान को फंडिंग करना है तो एफपीओ के थ्रू फंडिंग करेंगे, तो हाँ भाई 1 करोड़ का 2, 4, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2-3 करोड़ का सब्सिडी जो है गवर्नमेंट आपको दे देगी कि आप ये सब्सिडी ले लो, आप इससे ये करो। तो उसके लिए हम लोगों को जो है आगे हम लोगों को क्या प्लानिंग करनी है, तो सब्सिडी मिलने के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी संगठन बैठ गया, बन गया है, अब ये संगठन क्या करना चाहती है। तो भाई मैं अदरक गार्लिक पेस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं सॉल्ट बनाना चाहता हूँ, स्टोरेज करना चाहता हूँ, तो आपका एक पूरी कंपनी डीपीआर बन गई। क्या मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मुझे नॉर्मल गोडाउन चाहिए, मुझे प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन चाहिए, पैकेजिंग करने के लिए डब्बा चाहिए, ये सामान चाहिए, तो मुझे इतना खरीदने के लिए ये सामान चाहिए, इतना कॉस्ट पड़ेगा। इसकी एक पूरी कंपनी का डीपीआर बन जाएगा। तो डीपीआर एक टेक्निकल आदमी आप ही के बीच में से कोई आकर यहाँ हमारे जो बाहर से कोई सीबीबीओ जो बोल रहे हैं, वो सीबीओ आपका डीपीआर बनाएगी। वो डीपीआर जो हम बैंक को प्रस्तुत करेंगे, नाबार्ड को, नाबार्ड जो है आपको वह फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको उसको लोन सैंक्शन करवाएगी। हाँ भाई इनका 5 करोड़ प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया इनको जो है हमारी तरफ से लोन दिया जाता है। फिर आपका गोडाउन बन जाएगा, ये सब बनेगा। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी, पर सिंगल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। संगठन बनाकर काम करेंगे तो इतने सारे लोन स्कीम जो है जिसमें सब्सिडी जाता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों सर, इसमें जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, हाँ, होता क्या है कि जैसे हम 4-5 किसान हैं, इन 300 किसानों को इकट्ठा करेंगे तो जो 10-12 लोग जो है सक्रिय रहते काफी, उनको काफी मेहनत करना पड़ेगी, वही करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लीगली जो उसके खर्चे है, जैसे पहले पेट्रोल का, पेन का, जाने का, उसका कैसा सिस्टम? एफपीओ जब गठन होता है तो एफपीओ चलाने के रफली स्टार्टिंग में 18-20 लाख रुपए मिलता है। आपको भी जानकारी है, बताइए थोड़ा सा एफपीओ पे। हाँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, थोड़ा बताइए तो इनका प्रश्न भी उसको छोड़ूंगा मैं। सर्वप्रथम तो ये एफपीओ जो है ये बड़वानी जिले के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि बड़वानी जिले में मुझे नहीं लगता कि किसान है, यहाँ पर सारे कृषक मजदूर है।
बड़वानी जिले की जो एवरेज कृषि भूमि है वो 4 एकड़ पर मजदूर है, 4 एकड़ पर कृषक है। अब हम तो उस दायरे में आते ही हैं, तो हमें ज्यादा संगठित होने की आवश्यकता है। 7 जुलाई 2020 को दिशा निर्देश जारी हुए, 12 खंडों में दिशा निर्देश जारी हुए हैं एफपीओ के। उसमें भारत सरकार ने ये सिस्टम करा है कि 10,000 एफपीओ बनाना है उन्हें 2024 तक। अभी प्रथम बार में, ये प्रथम चरण में उन्होंने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में 2 एफपीओ को लिया है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 एफपीओ बना सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी दिमाग से उतार दीजिए, जहां तक मेरा सवाल है, कि आप वो एक कृषि बेस है, कृषि बेस में क्या आ गया आपका, हॉर्टिकल्चर भी आ गया, वेटनरी भी आ गया, कृषि से संबंधित सारी चीजें आ गई। आप इस बात को आप फोकस मत करना कि एक सिर्फ ये अदरक ही है, अदरक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की चीजें भी है, सारी चीजें, वो सारी चीजें आ गई। अब दूसरी चीज ये पहले इन्होंने जो बताया है कि 300 मेंबर पे मिनिमम मेंबर ऑफ संख्या 300 है, वो बढ़ भी सकती है। 10 बोर्ड ऑफ मेंबर है, हर 30 मेंबर पे बोर्ड ऑफ मेंबर भी बढ़ेंगे। जब आप 300 से अधिक बढ़ाओगे तो बोर्ड ऑफ मेंबर भी बढ़ेंगे। हर 30 सदस्य पे एक बोर्ड ऑफ मेंबर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। अब इनका सवाल ये था कि उसको वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, अभी मैडम ने जैसे आपको बताया कि नाबार्ड, अब 3 एजेंसियां हैं, एनएचएफसी, एनसीडीसी और नाबार्ड। चूंकि वो 2 एजेंसियां तो अपने यहाँ वर्क नहीं कर रही, अपने यहाँ वर्क करेगी नाबार्ड। कंपनी एक्ट 9A में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। नाबार्ड वो आपको जो पैसा दे रही है 3 साल के लिए 18 लाख, अधिकतम 25 लाख 5 वर्ष के लिए। वो 25 लाख रुपए में उसी चीज का पैसा है कि आप जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उन्हें जहां जाना है, उन्हें जो सीखना है, उन्हें जो समझना है, कहीं पे जाना है, वो जो पैसा जो 25 लाख रुपए जो अंशदान जो है, जो नाबार्ड की तरफ से जो कृषकों के लिए दिया जा रहा है, उसमें आपके सीओ की तनख्वाह 25,000 रुपए है पर मंथ की, आपके अकाउंटेंट की तनख्वाह 10,000 है, और दूसरा कुल खर्चे मिला के 30,000 कुछ ऐसा टोटल 40 या 45,000 रुपए कुल खर्च है। बाकी अमाउंट जो आपका बचेगा वो जो 18 लाख या 25 लाख का जो अमाउंट है, उस 18-25 लाख के अमाउंट में आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको, उसमें भी 2 चीजें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एफपीओ बना लिया तो आपको उठा के कोई भी फर्स्ट टाइम जाओ और बोलो कि मेरे को ये लोन दो, तो वो लोन दे देगा। वो कोई लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी योग्यता भी देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि नाबार्ड आपका एक एजेंसी नियुक्त करेगी यहाँ पे, वो आपका एफपीओ का निर्माण कराएगी। नाबार्ड आपकी अनुशंसा करेगी। उसके बाद में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होंगे, उसमें से भी 2 या 3 सदस्य ऐसे रहेंगे जिसमें 2 प्रकार की, ये एक प्रश्न आएगा, मेजर प्रश्न है ये समझना। एफपीओ बनाने के लिए जल्दीबाजी मत करना, पहले बहुत समझना। एक क्वेश्चन आएगा सर, जब फिर लग जाएंगे, लोगों को लगता है कि अरे तुम हमको 300 लोगों को जोड़ रहे हो, जब लोन हम 10,000 50,000 रुपए लेने जाते हैं सोसाइटी में, तो 5 एकड़ की पावती रखवा लेता है, तो तुम 2 करोड़ का लोन ला रहे हो, तुम तो हमारे सबकी जमीनें रखवा दोगे। ये प्रमुख प्रश्न है, तो वहां पर आपको उनको ये जवाब देना है। इसमें एक पेरा है, पेरा 6 में एक खंड में लिखा हुआ है कि नाबार्ड आपकी अनुशंसा करेगा और आपकी बैंक कवर करेगा। 12वें खंड में लिखा है कि बैंक भारत सरकार आपकी गारंटी कवर करेगा। 1 करोड़ तक में 75% गारंटी कवर करेगा और 2 करोड़ तक में 85% की गारंटी कवर भारत सरकार करेगी। ऐसी परिस्थिति में आपको या अपन लोगों को किसी भी प्रकार की पावती वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अंशदान है वो जो अभी बता रहे थे कि 15 लाख रुपए का, अधिकतम 15 लाख का वो गवर्नमेंट देगी। अब अगर आप ज्यादा सदस्य जोड़कर, और ऐसा भी है कि आप अगर ज्यादा सदस्य जोड़कर संख्या बढ़ा लेते हो तो आपका अंशदान जितना रहेगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। किस चीज के, कि आपको बैंक से लोन कितना इजी मिले। देखिए, इसमें जो भी कर है वो बिजनेस के ऊपर है, आपकी फार्मिंग के ऊपर कहीं पर नहीं। जब आप बिजनेस करोगे, प्रोसेस करके सेल करोगे, उसी पर है। जीएसटी उसी पे एप्लीकेबल है जहाँ जैसे ऑयल सीड है, उसी पे जीएसटी। तो वहां पर तो जो व्यापारी लेकर के आपसे दे रहा है उसको भी जीएसटी लगना है। तो आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ। लेकिन जैसा आप ही ने सजेस्ट किया कि जहाँ पर पैसे की जरूरत है वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कहाँ एग्रीगेशन होने की जरूरत है वहाँ सपोर्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सर ने कहा कि वहाँ सपोर्ट कर रही है। तो ये सपोर्ट जरूरी है। बाकी जो बिजनेस पर टैक्स दूसरी कंपनीज को लगते हैं वो बिजनेस पे आपको टैक्स लगेगी, खेती पे कोई टैक्स नहीं। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, पहला शब्द ये बोला कि अप्रत्यक्ष रूप से। अब उसमें एक चीज और है सर, मैंने थोड़ा सा नहीं सर, इसमें और क्लियर कर दूं। ये पहले मैंने सवाल भी रखा और अब मैं इनको क्लियर भी कर दूं। इसमें थोड़ा सा मैंने जानकारी निकाली।
ऐसा रुको ऐसा किसी भी वो दिशा निर्देश के 12 खंडों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। ये मौखिक रूप से राम टेके जी द्वारा मुझे दिया गया एक आश्वासन था मौखिक रूप से कि भाई साहब 1000 करोड़ तक के टर्नओवर पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। पॉलिसी तो आएगी, इसको क्लियर करा लगे, पर किसानों के जो उत्पादन का वो टैक्स ये वाला जो आपका जो है ये अभी तक मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब टैक्स नहीं लगता है। सर हम लोग प्रोड्यूस करके जो बेचेंगे उसमें लगेगा, जो बेचेगा ना उसमें लगेगा। कंपनियों और उसमें भी मौखिक तौर पे उसमें भी मौखिक तौर पे ये बोला गया है। इसका थोड़ा सा और मैंने पहले बोल दिया था मुझे जितना जो आप मौखिक तौर पे बताया है कि 1000 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक के टर्नओवर पे टैक्स फ्री रहेगा। ऐसा मुझे मौखिक तौर पे 100 करोड़ राम टेके जी से राम टेके से बात हुई थी हमारे साथ। अभी आप क्या एकदम बहुत आगे चले गए, जितना आगे जाने की जरूरत नहीं है। सर आपको अभी 6 महीने से आपके बेटे क्या समस्या है, क्या सोल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो कृषि उत्पादन को एक तरह से क्या हुआ, आपने रॉ मटेरियल लिया और प्रोसेस कर बेचोगे, उसमें मिलेगा डबल टैक्स, उसमें आपको कौन सा लॉस होने वाला है? आपको तो आप बेचोगे वहां से मिलेगा ना सभी चीजें, आप तो महंगा बेच भी रहे उसको भाई। इवन जीएसटी जो जाता है ना वो उपभोक्ता तो ही जाता लास्ट में, जो उसी से वसूल होता है। 2018-19 का बजट में 100 करोड़ तक में कोई टैक्स। हाँ 100 करोड़ बताया था आपको सर, राम टेके सर से बात कर रहे हैं और बढ़वाने से अच्छी बात है। जवाब दें कि जब आपका एफपीओ बन जाएगा तो किसानों की जमीन कोई इशू नहीं है उसमें। आपको एफपीओ को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एफपीओ परचेज करे जमीन को या गवर्नमेंट से लीज पर कराए, ये पूरा एफपीओ डिसाइड करेगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद सीईओ है ना, आप बैठक करोगे ना, तो आप किसी किसान की जमीन पर आओगे तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा आपको। आप समझ बात को, ये सब आपको प्लान में डालना पड़ेगा उसमें। आपको जमीन चाहिए तो गवर्नमेंट लेवल से हम लोगों ने जमीन आइडेंटिफाई किया हुआ है। जीएम जो डीआईसी है, जिला प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, इसके पास में मैंने पता लगा लिया काफी प्लॉट्स जो उन्होंने पहले किसी को दिए थे उद्योग के लिए और वो खाली पड़े हुए हैं, उन्होंने प्लॉट इन्वेस्ट कर दिए हैं। आप जैसे ही बनोगे, तो सेगांव में मैंने जाके देखा भी था, आपको कितनी क्या नीड है, किस साइज में प्लॉट चाहिएगा, आप क्या प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट से लैंड हम आपको दिलवा देंगे। जिला प्रशासन आपको हमेशा इसमें पूरा सहयोग करेगा। आपको जितनी भी नीड होगी, अपने जिले में जमीन की कमी नहीं है, बहुत जमीन है, पहाड़ी हमने कंपनी ऐसी बनाई जो स्वयं सहायता समूह बनाया हमने 22 गाँव में। पहले तो आशा वाला सर आया, हम घर से बाहर नहीं निकलती थी ना, तो सर हमका समूह बनाना आया आशा वाला सर, हमका नॉलेज नहीं होती थी, हम बटी नहीं पाता थी। फिर धीरे से समझा देने दीजिए, हम कहे एक अच्छो एनजीओ वाला सर से कहीं नहीं जावांगा न, मीटिंग लगाओ। तो हमने मीटिंग लगाई, फिर हमारा समूह बनायो तो हमने सब खेती का बारे में हमको 2 साल तक हमको जानकारी दी, समूह बनायो, हमारी समूह से लेन देन भी अच्छी करी। तो खाद बीज दवाई तुम किसान छे, छोटा किसान छे, हमको पूछे तुम एक पैकेट के तरह लाओ, हम कहा 900 रुपये ले लिए, 800 रुपये ले लिए, कपास दे सक और अपनी कंपनी को काम देख ही सक, कई गड्ढा में तो नहीं जाती। भैया तुम बतेरा ने हम ना सरकारी जमीन में भी वेयर हाउस हम लोग बने छे, पर सरकारी जमीन की भी मांग करी थी, हमने सरकारी जमीन को नहीं हुई हो। फिर हमने सब जीजी ने ना, एक जीजी की जगह अच्छी होती नड़ौला पेट्रोल पंप का पास, वहाँ हमने 3 लाख में जमीन मोल ली, वहाँ हम लोग 16 लाख को वेयर हाउस बने थे। और अभी तक पूरी 1700 जीजी न का और बॉडी का भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी 9 लाख को बिजनेस करियो, और पिछले साल हमने 1 करोड़ को करियो थी। ये वाकई में ये बहुत ही तारीफ के काबिल काम किया है। नहीं मैंने हम अनपढ़ थी, जो अनपढ़ लोग पर मतलब यदि जगह ये प्रेरणा स्रोत है। जब अनपढ़ लोग इस लेवल से बात कर सकते हैं, इस मेला को देखिएगा, तो ये जरूर को मतलब तालियां बनती है। आप बताइए कि महिला आपको प्लेन उड़ना नहीं आता, जिंदगी भर निकले आते हैं। आप सोचिए, ये बहुत आसान चीज है, ये समूह की शक्ति होती है, ये एफपीओ की शक्ति यही है। आप देखिएगा, आप बहुत लंबा बात में सोचना, आप छोटा सा सोच लो,
एक सिमिलर ग्रुप के लोगों का आप एक समूह बनाकर जरा उनसे बैठ के बात तो कर लीजिएगा। आपके साथ टीम खड़ी हो गई है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के आप काम कर डालो। मुझे पता है, आप जाता हूँ मैं शेखर जी जाता हूँ, आप जाते हो, कई लोग किसान तो बहुत सक्षम किसान है। आप देखिए ना, हो सकता है गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के आप गोडाउन खड़ा कर दो, क्यों नहीं कर सकते हो? अभी कर तो रहे हो अपने सारे लोग जी। तो हम लोग गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ऐसे नहीं कर रही हो, पर हो सकता है हम कैपेबल खुद ही हो, तो वो भी हमको प्लान करना चाहिए। कोई भी काम हम लोग लंबा प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, लंबी दौड़ लगा चलना चाहते हैं, तो हमको बिल्कुल जोश के साथ काम करना पड़ेगा। आप शुरुआत करने के लिए आप समस्या तो कितनी आएंगे बाद की बात है, आप केवल पहला कदम तो रखिएगा। पहला कदम ही इंपॉर्टेंट होता है। ढेर सारे लोग जिंदगी में इस पर क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं जब मैं पूरा काम कर लूंगा, 100% प्लान हो जाएगा तब करूंगा, तो जिंदगी में प्रयास नहीं करता है। अरे आप तो दौड़िए ना, आपको 20 किलोमीटर दौड़ना हो तो आप कहो 20 किलोमीटर थक जाऊंगा तो आप ये कदम नहीं रखोगे। अरे आप दौड़ के देखो ना, एक बार ट्राई करो। एक बार में आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो आप 5 किलोमीटर दौड़ने वाला 20 किलोमीटर भी दौड़ सकता है जी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बोलिए बोलिए, सभी को मौका लेगा। अभी आपके साथ आज हमको लंच भी करना है सबके साथ। मैं भी लंच करूंगा, है ना? आप कर लो। हमने भी ये किसान प्रोड्यूसर कंपनी हमने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, 4 साल हो गए। करा लिया है? हाँ, करा लिया। अच्छा, मंडी लाइसेंस है और बेचोगे तो उसको ज्यादा फायदा होगा। आप क्या स्टार्टिंग बताओ, कैसे क्या करते हो, कैसे खरीदते हो? स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई सर, जीजे ने बताया नहीं, सब बहुत दिक्कत आई थी। 20-22 गाँव जोड़ गया अभी। हमारे पास 800 किसान है और शहर में ये 8000 इंजीनियर हूँ, मुंबई से काम कर रहा हूँ। मुंबई में करंटली हमने जस्ट अभी मैंने अभी जस्ट करंटली FPO रजिस्टर किया है, वेस्ट निमाड़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके। रजिस्टर हो गया? रजिस्टर हो चुका है, तो हमने वो नासिक से रजिस्टर किया है। नासिक से? हाँ। किसान काफी है? किसान जरूर 5 साल तालुका जरूर ये की चीज बोल रहा हूँ। कितना समय हो गया आपका रजिस्टर्ड हुए? अभी जस्ट हुआ। अभी जस्ट हुआ है? कुछ इनिशियली काम चालू हो गया है? काम अभी चल रहा है। थोड़ा डिटेल दे देंगे आप? आपको FPO है, थोड़ा डिटेल दे देंगे हमको, डिटेल। ठीक है, डिटेल। मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जिले में कितने FPO काम कर रहे हैं और कितने FPO की बहुत स्कोप है बनाने का, इसमें काफी बनेंगे भी। अलग अलग टाइप काम कर रहे हैं, जैसे आप अलग कर रहे हो, वो दीदी वाला ग्रुप अलग कर रहा है, उनका अलग काम कर रहा है। डिटेल इसकी दीजिएगा। तो लास्ट मंथ हमने जो सयाजी फार्म से सबसे इंडिया में सबसे बड़ा FPO है, वहाँ पर हमने लास्ट मंथ विजिट किया था। तो उनसे डिस्कशन करके हम टोमेटो फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनसे जनरल डिस्कशन है टोमेटो की फार्मिंग करके उनको सीधा उनको बेचने को सयाजी फार्म। मैं तो केवल ये चाहूंगा कि जो FPO बने हुए हैं, मुझे एक राइटर चाहिए आप लोगों से। जी। मुझे नंबर दे देंगे आपको, तो मुझे शाम तक एक वो दीजिएगा, क्योंकि हमारा 4 तारीख को CM साहब के साथ में तो बड़ा एक मीटिंग हो रहा है, हर महीने होता है, तो वो हर जिले के बारे में एक्सपीरियंस देते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तो ढेर सारी चीजें हम जब शेयर करेंगे वहाँ से भी कुछ अपने को मिलेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को जो एक्टिविटी चल रही है उसको मुझे राइटर मिल जाए शाम तक। जी सर। एक राइटर बना के आपका FPO कितने मेंबर्स हैं, इस कंपनी से रजिस्टर्ड हुआ है, कैसे रजिस्टर्ड हुआ है, कितने कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप काम चालू कर दिया है, काम चालू करने वाले हैं, तो इस टाइप का थोड़ा आ जाएगा। आधा पेज का या 1 पेज का या 2 पेज का ऐसा बस आ जाएगा। उसमें कौन CEO है, कौन उसका BOD वगैरह है, वो थोड़ा डिटेल आ जाएगा। ग्रुप में भी आ जाए तो हम लोग भी उसे कांटेक्ट करेंगे। ये सबको फायदा होने वाला है ना उससे। सर मामटा में हम एक और रजिस्टर कर रहे हैं, तो प्रक्रिया चल रही है। हम काट नहीं, मतलब हम आसपास के जो है एक अंडर प्रोसेस चल रहा है, रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी करंट भी है, नंबर आपको देंगे, अभी हमारे इसमें एक
सर बी किसान के नाम से तलुन में एफपीओ रजिस्टर्ड हो गया है और 1 जनवरी से स्टार्टअप कर दिया है उसका। फाइल अब जस्ट आने वाला है, मैं सर को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। कुछ उसमें हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, जिसका मेन एक मोटो है, जितनी खाली जमीनें हैं उन पहाड़ों को कपड़े पहनाने का एक मेन मोटो है हमारा उस एफपीओ का। दूसरा उसमें एक हम क्लस्टर फार्मिंग लेकर के आ रहे हैं, बाम्बू टू सीएनजी, बाम्बू टू सीएनजी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी जुड़ी है जो सेल गैस के साथ टाई अप है। उसका नाम है GMG, ये बॉम्बे रजिस्टर्ड है और इनके ऑनर हैं VK अग्रवाल जी। और बी किसान FPC के साथ में पूरे हिंदुस्तान में वो 1000 CNG यूनिट लगाने जा रहे हैं, जिसकी कुछ छोटी सी शुरुआत हो चुकी है। बाम्बू को इसलिए पकड़ा गया है कि बाम्बू ही एक ऐसा पौधा है जो 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है किसी भी पेड़ पौधों में, और बाम्बू ही एक ऐसा पेड़ है जो एक बार 3 साल के बाद कटिंग स्टार्ट होती है तो फिर हर साल उसको काटा जाता है, लेकिन उसकी ग्रीनरी बरकरार रहती है। अगर हम किसी भी पेड़ को काटेंगे तो वापस उसको 4 साल 10 साल लगेंगे। उसके साथ ही साथ हम बनाना पर काम कर रहे हैं, जो पिछली मीटिंग में आपके साथ सागर कोपड़ेकर जी सर थे, जो इंडिया के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बनाना में, उनको लेकर के हम मीटिंगें ले रहे हैं। और एक छोटा सा हमारा पोर्टफोलियो है किसान पाठशाला, जो हम केवल यूट्यूब से रन कर रहे हैं। उसके तहत हर रविवार हम अंजड़ में एक किसान दरबार लगाते हैं, जिसमें पूरे भारत से कुछ फार्मर आते हैं। तो हमने अभी एक कोविड के कारण लाइन रखी है कि आपका सर्टिफिकेशन वगैरह लेकर के आओ, और मात्र 35 लोगों को हम अभी इनवाइट कर रहे हैं हर संडे, जिसमें किसानों की क्या समस्या है और उसको कैसे इजीली हल किया जाए। उसी के साथ में जैसे मुझे सर ने बतलाया था कि अदरक हमें बड़वानी में प्रमोट करना है, तो प्रमोट कब होगा और एक्सपोर्टरों से जो हम मिले हैं तो वो कब होगा ये काम, जब तक हमारे पास रेसिड्यू फ्री न हो और ट्रेस रिकॉर्ड न हो। ट्रेस रिकॉर्ड अगर नहीं है कि कौन सा फार्मर है, उसका जियो लोकेशन कहाँ है और उसने साल भर तक उसमें क्या वर्क किया है, डोर टू डोर ट्रेस रिकॉर्ड चाहिए, वरना हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लायबल नहीं रहेंगे। इसी के जरिए हमारे पास में एक राजकोट से हैं यश जोशी जी, ये पिछले 3 दिन से ही आए हुए हैं। ये हर उस किसान के साथ में जुड़ेंगे जो कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका पंजीयन करवाना, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना, ये सारा का सारा किसान पाठशाला के थ्रू निःशुल्क हो रहा है। इनकी संस्था का नाम है सजीवन फाउंडेशन, एज ए ट्रस्ट है ये, और पूरे मध्य प्रदेश में बड़वानी के साथ साथ कहीं से भी कोई भी किसान जुड़ सकता है। और जब वो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करके जो अदरक है या हल्दी है या इस तरह की चीजें जिनको हम इंडिया में अच्छे से प्लेस कर सकें या इंडिया के बाहर दे सकें, उसके लिए सजीवन हमसे बायबैक करने के लिए भी तैयार है। केले के लिए सागर कोपड़ेकर जी हैं जो धरती एक्सपोर्ट से हैं, उन्हें भी ट्रेस रिकॉर्ड और रेसिड्यू फ्री चाहिए। और अदरक, हल्दी या इस तरह की जो चीजें हैं उनके लिए हमारे पास बड़वानी में सजीवन फाउंडेशन है, आप बी किसान से नंबर ले सकते हैं उनका, और सारी डिटेल्स हमारी यूट्यूब पर है एज ए किसान पाठशाला। थैंक यू। आप ऐसा करिएगा जो बताया ना जी, डिटेल में ग्रुप में शेयर कर देना आप। जी सर। तो उसमें सभी लोग देख लेंगे, उसमें मतलब सब चीजें शेयर करने का मतलब ये है एक दूसरे सीखने को मौका मिलेगा। ये जी आपने बड़ी जानकारी दी है। आप भी बता दो सजीवन फाउंडेशन से आप क्या कर रहे हैं। जी नंबर भी बता दो ना सर, हम लोग का नाम भरा हुआ है। नंबर जी, मेरा नंबर है ऑफिस का, सजीवन भी अभी स्पीच दे देंगे। मेरा नंबर है 9424538222, ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। सजीवन से जो भैया हैं यश जी से बात कर, सॉरी 9424538222, 94 245 38 222, ये हमारे बी किसान ऑफिस का नंबर है। बी किसान ऑफिस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यश जी है सजीवन से, यश जी खड़े होकर के। आपका नंबर बता दें। तो जैसा आपने सुना कि मैं सजीवन फाउंडेशन से हूँ राजकोट से, और हमारी जो संस्था है वो ऑलरेडी नाबार्ड
के साथ भी हम मिले हैं, उनसे भी जाना है बहुत सारी चीज़ें। और हम अभी FPO बनाने का गुजरात में काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक, और जैसे भैया ने बोला रेसिड्यू फ्री, तो उसमें हम एक्सपोर्ट ऑलरेडी हम कनाडा में भी हमने किया है। हमारे पास NOP, NPOP जो USDA का लोगो होता है वो भी सर्टिफिकेट्स हैं। हमारे खुद का 450 बीघा का ऑर्गेनिक फार्म है, तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और हम ऑलरेडी वो जो एक चीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि वो डिमांड है मार्केट में, पर फार्मर अकेला है, तो इसीलिए वो सब कंपनी पूरा क्लस्टर बना के, और फिर हमने ऑलरेडी मूंगफली में भी अभी 500 टन ऑर्गेनिक मूंगफली एक जो ऑयल बनाती है वो कंपनी को हमने वो डिमांड सप्लाई किया, और उनके साथ और काम कर रहे हैं। तो यही सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर उनसे हमने जिनके साथ हमने ऑयल सप्लाई दिया, आगे उनसे उसी तरीके से बात की कि आप हमारे पास जो किसान है उसको आप सपोर्ट करो, ताकि उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके, उनको खाद अच्छे प्राइस पे मिल सके, तो किसानों का खर्चा कम तो होगा, बहुत सारे खर्चे चले जाएंगे कि वो किसानों को करने ही नहीं पड़ेंगे। और फिर और ये भी पार्ट है कि अगर वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म हो गया, वो पूरा जो क्लस्टर है वो पूरा अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गया, तो फिर वो प्राइस भी अच्छा मिलेगा। अगर जो नॉर्मल मूंगफली का जो प्राइस है और जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मूंगफली का प्राइस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा अगर डोमेस्टिक की बात करें। और अगर उसमें एक्सपोर्ट की बात आती है तो और वैल्यू ऐड हो जाएगी और प्राइस उसमें बढ़ जाएगा। तो यही काम हम कर रहे हैं ताकि एंड में जो किसान है उसको प्राइस ज्यादा मिले और उसका जीवन। यहाँ पे FPO के संबंध में थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा बताओ, नुआंसेस मतलब कैसे काम करती है FPO, इसके बारे में थोड़ा बताइए किसान को। FPO में मोस्टली तो बात हुई, पर आप मतलब जैसे कि FPO में आपने मतलब जो गठन कर लिया, फिर आप लोग कैसे खरीदी किए, कैसे प्रोसेसिंग किए, उसमें कैसे बढ़े, लोन कहाँ से मिला, ये सब कुछ जो सप्लाई चेन पूरा है आपका ना, वो कैसे डेवलप करते हैं, इसको कनेक्ट करके सर्टिफिकेट है और मेरी पूरी जमीन का मैंने ऑर्गेनिक करा। तो मैं पहले सीताफल की खेती करता था, तो सीताफल तो मार्केट वैल्यू उसकी जेबी के कारण ज्यादा थी, परंतु मैं खास करके इसलिए बताने चाहता हूँ कि जो मेरे गेहूं पैदा करा पूरा मेरा उसमें ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट में पीछे लिखा रहता है कितने क्विंटल आएगा। तो मैंने 250 क्विंटल गेहूं पैदा करा था, वो 3500 के भाव में मैंने हैदराबाद, पूना और बॉम्बे सप्लाई। तो मेरा वही है कि जो ऑर्गेनिक करने के लिए जो है उसमें पूरा विवरण रहेगा, पूरा नीचे लिखे हर साल भर में 2 बार उनके इंस्पेक्टर आते हैं और पूरी जमीन का पूरा चेकअप करते हैं, ऊपर एटीट्यूड से उसको मिला के करते हैं। तो उसका मेरे को काफी ऑर्गेनिक का फायदा मिला। और सीताफल का पल्प का भी जैसे ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग करके मैंने काम चालू करा है, जैसे फ्रूट का प्रोसेसिंग का, खाद्य प्रसंस्करण का जैसे काम अभी सर ने बताया। तो FPO भी हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमको फ्रूट में जैसे सब्जियों में दिक्कत है, वैसे सभी किसानों को फ्रूट में भी काफी दिक्कत है। जैसे सर को मैंने बताया था कि अभी नींबू की प्राइस नहीं मिल पाती, प्याज की नहीं मिलती, टमाटर की, तो इसके लिए भी अभी काफी बहुत आवश्यकता है। तो हम इसके लिए बहुत बढ़िया प्रयास है कि FPO बनाना और ऑर्गेनिक खेती करना काफी जरूरी है। ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास फॉर्म भरा हुआ बाकी मैं आप बताओ, आप बताइए, आपने बिल्कुल बताया आपने इस पर देखा वो नीतू बहन है सजीवन चैनल प्रोग्राम चल को निकल आप लोग सवाल पूछ लेते हैं और मैं मीडिएटर का काम। आप पूछ रहे थे वहां से। हाँ दीदी, हाँ दीदी, બધા સાંભળે છે और सब आपको सुन सकते हैं। और यहाँ पे दीदी फार्मर्स के क्वेश्चंस है कुछ कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग करेंगे और किस तरीके से FPO में काम होता है, तो उसके अराउंड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर आपको सुनाई देंगे, मैं आपके पास ही रखता हूँ और फिर आप बोलना तो सबको सुनाई देंगे। नमस्कार दीदी, हम मध्य प्रदेश से बड़वानी जिले से आपसे बात कर रहे हैं। मैडम, हमारे यहाँ प्रथम अवसर है जब हम FPO का गठन करेंगे। हम
आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जब एफपीओ का गठन किया उससे धरातल पर किस प्रकार से आप प्रायोगिक तौर पे कार्य कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समझाएं सरल भाषा में। अभी तक क्या होता था कि कोई भी एक ग्रुप आता था और अलग अलग किसानों को मिलके वो बोलता था कि किसान हो इसमें मटेरियल देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपना मूंगफली ले लो, तो मूंगफली में व्यापारी एक होता है और सप्लायर जैसे फार्मर 10-12 बंदा होते हैं। तो एक व्यापारी जो जिनका माल उनको अच्छा रेट अच्छा लगता है वो लेके निकल जाता है। तो एफपीओ का मैंने पहले तो ये रहेगा कि 10 फार्मर से अपना एफपीओ बनता है तो 10 फार्मर ढूंढ के काम करेंगे। अभी तक सरकारी धन में आपको कितना माल आप में से किसी को पूछना या और फार्मर्स में से किसी वही चीजें बता रहे हैं जो इसने जैसे मुझे डिटेलिंग से बताओ कि प्रोक्योरमेंट करने में, प्रोक्योरमेंट और सेल करने में आप थोड़ी डिटेलिंग बताइए कि आपने प्रोक्योर कैसे करना शुरू किया, प्रोसेस करना कैसे शुरू किया और फिर बेचना शुरू कैसे किया, मतलब वो जो डिटेलिंग चाहिए। हाँ तो दीदी वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लस्टर को सर्टिफिकेट लेना है, उनकी समझ लेनी है तो समझ लेते हैं, उनको फिलअप करवाते हैं, उनका क्लस्टर बनाते हैं और उनका जो भी खर्चा होता है वो सही फाउंडेशन करता है और उनकी जो डॉक्यूमेंट होती है 3 साल के बाद फार्मर को अपने हिसाब से अगर मटेरियल बेचना है तो डॉक्यूमेंट में हेल्प करते हैं और साथ में मिलके व्यापारी उसको इन्वाइट करते हैं। एक बात दूसरी बात, काफी सारी कंपनियों को हमारी और कंपनी ऑर्गेनिक करके जो पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन राज्यों में, दुनिया में और 22 कंट्री में काम कर रही है। तो कई सारी कंपनियां अपने पास आती है और ऑर्गेनिक का क्या होता है कि पहले से पता होता है कितने फार्मर है, इतनी जमीन है, इतना मटेरियल आता है। तो इस हिसाब से कंपनियां फाइनल करते हैं उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या प्रोसेस मटेरियल चाहिए। तो अपने पास टोटल फैक्ट्रियां है गुजरात में, अपना वही प्रोसेसिंग यूनिट है उसका डायरेक्टर जनरल में और अपना पल्पीस और ग्रेन का पैकेजिंग यूनिट है, अपना दाल वगैरह बनाने का, फूड वगैरह बनाने का यूनिट है। उसमें अलग अलग लोगों को हमने सिटी से हायर किया हुआ है कि ऐसा प्रोजेक्ट अगर आप ढूंढना चाहे तो एक इन्वेस्टर होता है, एक फार्मर की तरफ से कोई एक बंदा वर्किंग करता है। तो इसे 6 कंपनियां मिलकर अभी काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपको कंपनी चलाने के लिए जो राशि चाहिए होता है कितना मिला था? ये लोग खुद मतलब से नाबार्ड से फंडिंग नहीं मिली क्या? फंडिंग नहीं, मैं बहुत कह रहा था गवर्नमेंट से फंडिंग जरूरत नहीं ये है। किसान तो सब सोचते हैं ठीक है डाल लो तो बढ़ाना पड़ेगा, बहुत क्यों डाल रहे हो लोग। ये आप लोगों ने देखा ना कि गुजरात वाली जो ये है ये ये जो कहता है जरूरत नहीं है, मतलब तू ये जो कहता है सुनो, यहाँ के किसान सक्षम है, आप लोन लेंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, आप हेडेक में रहेगा तो जाना पड़ेगा जी। ये सीधा पलट तरह लगा रखा है इन्होंने, ये तमाम बड़े बड़े किसानों में जानता हूँ जो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम करते हैं। अब गवर्नमेंट से कॉल लेता है, 2 चीज है कि हम हेड टू माउथ वो तो गवर्नमेंट से लेते हैं, आपके लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तमाम उसमें प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको अप्लाई करना है, काम बीच में तमाम लोग कितना करते हैं, कई चीज रहती है उसमें। तो हम लोग ऐसा कोई प्लान बनाए कि हम लोग डिपेंडेंसी गवर्नमेंट से हमारी कम हो जाए। हमारे बीच में एपीडा के पंजीकृत व्यापारी मुजफ्फर खान साहब है, वो ये बताया कि एपीडा जो हमारा जो कृषि फसलें हैं उसमें है उनका एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट अदरक का किस प्रकार से होता है, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, उस संबंध में खान साहब आगे बताएं। बताओ भैया, अदरक मैं चीज अदरक नहीं
जी इंदौर से बेस्ट कंपनी है, मेरा नेटिव प्लेस से भवानी है और इसीलिए मुझे जिंजर के बारे में फार्मिंग कर रहे हैं और पिछली बार भी हॉर्टिकल्चर से मुझे बुलावा आया था क्या आप लोग कुछ सपोर्ट करो। तो मेरा ये कहने का है कि जिंजर जो आज तारीख में कर रहे हैं, हम लोगों ने फील्ड में भी जाके देखा तो उसमें किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होने के कारण कि उसको निकाला कैसे जाता है, उसकी वॉशिंग कैसे की जाती है और किस तरह से उसको एक्सपोर्ट के लायक बनाया जाता है, वो नहीं कर पाते। उसके लिए इनको प्रशिक्षण की बहुत सख्त आवश्यकता है। जिंजर का जो कम से कम 400 से 500 ग्राम का पंजा चाहिए, उसकी फिनिशिंग ऐसी होना चाहिए बिल्कुल कांच जैसी, जरा सी भी उसमें मट्टी लगी हुई होगी तो वो फेल हो जाएगी पूरा। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मेहनत बहुत करते हो और मार्केटिंग के अंदर सब फेल हो जाते हैं। मार्केटिंग में फेल होने का कारण ये है कि उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, प्रॉपर उसकी फिनिशिंग नहीं होती और न ही प्रॉपर उसकी धुलाई होती है। लेबरों को ले जाते हैं नाली में ले जाके तो धोते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ब्रश से प्रॉपर हो, कम से कम 400 से 500 ग्राम का वो जिंजर होना चाहिए। आज हम जो है 2.5% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि चाइना है, दूसरे विदेशी लोग हो, वो किसी से भी बात करो, मेरे अलावा मैं भी आऊंगा लेने के लिए, तो एक ईमानदारी से उसको वही माल दो जो उसको बताया गया, ना ही टुकड़े करे, ना ही मतलब कम से कम ये चाहिए कि विदेश के अंदर अपने 400 से 500 ग्राम का पंजा जाना चाहिए। ईमानदारी एक अलग बात है, ईमानदारी तो है बाकी उसके परीक्षा में या तरीका इसके लिए ईमानदारी होना है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अपने क्या है कि लेबर जो है आदिवासी लोग है, उसको एक दराती दे दी उखाड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग दराती से उखाड़ता नहीं है। यहाँ पे सभी किसान बैठे हुए हैं, तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप थोड़ा जो अपना फाइनेंशियल चैनल है एफपीओ के लिए वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर किसानों को अगर कुछ और पूछना होगा तो हम आपसे वन टू वन फिर इनकी बात कराते हैं। जी मैडम, सबको नमस्कार। नमस्ते। सुन पा रहे सब? यस जी, ओके, थैंक यू। मैं ऐसे रामटेके नाबार्ड मीडियम। सबसे पहले तो मैं अभी छुट्टी पे होने के कारण आपके मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाऊँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ये जो नई जो स्कीम आई है एफपीओ वाली, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, तो आने वाले 4 साल में पूरा भारतवर्ष में 10,000 एफपीओ का गठन अभी होने वाला है। इसके पहले भी हम 25 साल से 2014 से करीब नाबार्ड के माध्यम से और एसएफएसी के माध्यम से इस एफपीओ गठन और उसका जो काम होता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसी को लेके जब इसका स्टडी किया गया और उसमें ये पाया गया कि ये जो कंपनी ये किसानों अब करी है, और इसी के चलते अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 कंपनीज बनाने के लिए उसका लॉन्च किया है। ये जो कंपनीज है ये 3 संस्था के माध्यम से बनेगी। एक तो उसमें नाबार्ड है, एसएफएसी है और एसएडीसी, और इसमें 2 प्रकार के कायदे हैं, एक्ट है। एक तो कंपनी एक्ट है और दूसरा है आपका सोसाइटी एक्ट, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जो आपका जैसे गांव में जो आपकी सोसाइटी है वो जो एक्ट में बना है उसी तरह से एक्ट है, और दूसरा जो कायदा है वो कंपनी का है। और आज के तारीख में कंपनी वाला जो कायदा है इसमें नाबार्ड और एसएफएसी के माध्यम से काम हो रहा है। तो आने वाले 4 साल में ये कंपनी का गठन होगा। तो ये हमारा पहला साल था, और इस साल में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी कोई टारगेट नहीं था। तो आने वाले समय में, आने वाले साल में कुल मिला के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक्स में कम से कम 2 कंपनी बनने का उसमें टारगेट है। तो अगले साल ये टारगेट आ जाएगा। अभी बात है किसानों की, ये जो कंपनी बन रही है ये किसानों की कंपनी क्या है? जैसे ही कंपनी का नाम आ गया, इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट कंपनी है। जैसे बाकी की जो प्राइवेट कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे अब अंबानी से लेके अडानी तक या बाकी जो और भी कॉर्पोरेट है, उनकी जैसे कंपनी होती है उसी तरह से ये अपनी कंपनी है। उसमें और इसमें केवल अंतर ये है कि इसमें किसान इसके मालिक है। ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इसके मालिक किसान रहेंगे। और जैसे कंपनी का मतलब होता है कि किसानों को इसमें अपने मेंबर्स बनने पड़ते हैं, और जब आप मेंबर्स बनेंगे
तो आपको उसमें अंश पूंजी देनी पड़ती है, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो शेयर कैपिटल जो है, आपकी जो कंपनी बनेगी, शुरुआत में आपको जो स्कीम है, जब स्कीम आएगी उस स्कीम में, क्योंकि ये किसानों के माध्यम से बनेगी और किसानों के पास इतना ज्यादा जो है वो नॉलेज नहीं होता है और ये कंपनी चलाने के लिए उसके लिए सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो स्कीम है, इसके तहत एक एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा और वो एजेंसी फिर आपके कंपनी के लिए सपोर्ट करेगी। तो एक तो नाबार्ड की तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा और दूसरा जो आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है वो बैंकों के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो नाबार्ड का जो सपोर्ट है आपको जो मिलेगा वो ये है कि जो एजेंसी को हम जो देंगे काम, उस एजेंसी को हम लोग आपको 5 साल के लिए सपोर्ट के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। और किसानों की जो कंपनी है उसको चलाने के लिए उसका सीईओ का सैलरी है, अकाउंटेंट का सैलरी है, आपका रेंट है, ये सब चीजों के लिए हम लोग कुल मिला के 3 साल में 18 लाख दे रहे हैं। और उसके बाद अगर कंपनी का अच्छा काम होता है तो फिर आने वाले 2 साल में और उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाबार्ड की तरफ से सपोर्ट। और दूसरा जो है, आप जो भी कोई बिजनेस करेंगे उस बिजनेस के लिए करीबन अभी 32 बैंक, करीबन 32 बैंक का साथ एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत 2 करोड़ तक का लोन के ऊपर गारंटी है नाबार्ड से मिलेगा। मतलब 2 करोड़ तक का लोन अगर आपको लेना है किसी भी बिजनेस के लिए तो उसके लिए आपको अलग से कोई कोलैटरल या गारंटी देने की जरूरत नहीं है, वो नाबार्ड से हो जाएगा। और उसके साथ ये जो गारंटी का जो प्रोसेसिंग फंड होता है, प्रोसेसिंग का जो फीस लगता है, वो फीस भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो वहन किया जाएगा। आपको अलग से उसका प्रोसेसिंग फीस भी देने की जरूरत नहीं है। अभी कंपनी बनने के बाद कंपनी कैसे बनेगी, आपको कम से कम 10 लोग चाहिए शुरुआत में, जिसको हम प्रमोटर बोलते हैं। तो 10 लोग जो प्रमोटर्स है वो प्राइमरीली किसान होना चाहिए। और उसके बाद में जो 10 लोग का जो प्रमोटर्स है, उस 10 लोगों में से 5 लोग उसके डायरेक्टर रहेंगे शुरुआती। उस डायरेक्टर में कम से कम 1 महीना होना जरूरी है। 5 में से 1 से ज्यादा महीना हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीना उसमें होना जरूरी है। अभी ये जो शेयर्स है, किसानों से जो शेयर्स आएंगे, मेंबर्स के जो शेयर्स आएंगे, उसमें कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो इक्विटी शेयर है, मतलब एक शेयर कितना रुपए का होना चाहिए, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी कंपनी है वो 100 रुपए एक शेयर रखती है, कुछ कंपनी 500 रुपए एक शेयर रखती है, कुछ कंपनी 1000 रुपए एक शेयर रखती है। तो वो कंपनी अपने आप में डिसाइड कर सकती है कि एक इक्विटी शेयर जो है वो कितने का रहना चाहिए। और स्टैंडर्ड है कि कम से कम 100 का होना चाहिए। 100 का रहे तो 100, 200, 300 उसका मल्टीपल हम लोग शेयर ले सकते हैं। अगर 500 का रखेंगे तो फिर 500 का 1 हो गया, 2 शेयर किसी को लेना है तो 1000 देना पड़ेगा, 4 ले रहे तो 2000 देना पड़ेगा। तो कम से कम 100 का रहे तो किसानों के लिए भी अच्छा रहता है। लेने की बात होती है तो किसान जनरली आगे पीछे देखते हैं, उतना वो तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई हमें क्या फायदा मिलेगा। तो ये कंपनी के फायदे जो है वो शुरुआती दौर पे नहीं दे सकते, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बात समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए 100 रुपए का शेयर अच्छा रहता है। तो एक बात ये हो गई। दूसरा जो है, जो आप शेयर उसमें डालेंगे, आप कितना भी डाल सकते हैं। एक किसान जो है वो कितना भी उसमें शेयर लगा सकता है, लेकिन जब लोन लेने के लिए आप जाएंगे तो उस समय बैंकों की एक थोड़ी कंडीशन होती है। तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि किसी भी किसान का, किसी भी शेयर होल्डर का शेयर कंपनी के पूरे शेयर से 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंडीशन उसमें रहती है। एक महिला डायरेक्टर और दूसरा किसी भी किसान का, किसी भी शेयर होल्डर का 5% के ऊपर शेयर नहीं चाहिए। तो वो एक कंडीशन है उसमें। तीसरा जो उसका एक फायदा है कि एसएमएससी के माध्यम से आपको 15 लाख तक का इक्विटी ग्रांट सपोर्ट मिलता है, और वो भी आप 4 साल में 3 बार ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसएमएससी से एक किसान को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2000 का सपोर्ट मिलता है कंपनी को। तो अगर किसी किसान का अगर उसमें 2000 का शेयर है तो एसएमएससी के माध्यम से भी उनको 2000 मिलेगा। तो इस तरह से अगर किसी का कम है, जैसे किसी का 500 है तो उनको 500 मिलेगा, किसी का 100 है तो 100 मिलेगा, किसी का अगर 5000 है तो उसको अधिकतम
2000 का सपोर्ट जो है एसएमएससी से मिलेगा। तो इस तरह से वो उसकी पात्रता बनती है और उसके हिसाब से 15 लाख रुपए का अधिकतम एसएमएससी के माध्यम से आपको आपके कंपनी को इक्विटी ग्रांट मिलता है। वो कंपनी का ग्रांट है, वो वापस करने का जरूरत नहीं। अभी दूसरी बात जो है कि ये जो कंपनी बनेगी उस कंपनी के माध्यम से फिर अपने को बिजनेस क्या करना है। कंपनी तो बन गई, 10 लोग आ गए, उसके बाद लोगों से हमने शेयर ले लिया है, उसके बाद फिर बिजनेस क्या करना है। तो ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी होने के नाते इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने जिले में जितने जगह चाहे उतने ब्रांच खोल सकते। जिले के बाहर आप पूरा मध्य प्रदेश में जा सकते, मध्य प्रदेश के बाहर पूरा भारत देश में जा सकते। और उसके अलावा और आपकी कंपनी को बड़ा करना है, उसमें अगर क्षमता है तो बाहर के कंट्री में भी जाके काम कर सकती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरा इसका फायदा है अभी रिसेंटली कि 100 करोड़ बिजनेस तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो एक फायदा उसमें। अभी रही बात बिजनेस की, तो आप बिजनेस किसी भी तरह का उसमें बिजनेस कर सकते। शुरुआती दौर में अगर आपको खाद दवाई बिजाई बकर बेचना है वहां से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो माल है उसको आप बेचना है सब मिला के, क्योंकि आप अकेले लेकर बेचने जाते हो तो आपको दाम ज्यादा नहीं मिलता। उसी के बजाय अगर आप 1000-2000 किसानों का माल एक जगह इकट्ठा करके बेचना है तो उसको आपको दाम ज्यादा मिलेगा। तो कलेक्टिव जो बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कपास है, सोयाबीन है और मक्का है, उसमें अगर कुछ करना है प्रोसेसिंग में। और अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोग जो अदरक के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उसका पूरा कलेक्शन करके या प्रोसेसिंग करके उसको अगर आगे लेके जाना है तो उसमें भी कर सकते हैं। तीसरा जो है जो आपका औजार बैंक है, जो भी खेती किसानी के लिए जितना भी आपको औजार लगता है, इक्विपमेंट लगता है, ट्रैक्टर लगता है, जितनी भी स्कीम्स है उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और औजार बैंक जो है वो बना सकते हैं, वो रेंट पे दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा अनलिमिटेड चीजें हैं जो आप कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई कौन सा बिजनेस करने से। अगर आपको गोडाउन बनाना है गोडाउन कर सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं है वो सभी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। तो इसमें लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, लेकिन फोकस वे पे कि भाई हमें पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, और उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और अगर अच्छे से प्लानिंग करके अगर आप काम करते हैं तो फिर कंपनी आपकी सक्सेसफुल होगी। दूसरा चीज जो है कि ये जो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं या कलेक्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं या इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, खाद दवाई बिजाई का जो सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली बाकी का जो मार्केट है, अगर आप ये डायरेक्टली कंपनी से चीजें लेके आते हो तो अपने किसानों को सस्ते में दे सकते हो, तो किसानों का उसमें फायदा होगा। सब मिला के अगर माल को बेचते हो तो अगर उसमें ज्यादा अगर दाम आता है तो उसमें किसानों का फायदा होगा। तो कुल मिला के अपने कंपनी को चलाते समय किसानों का भी हित हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और तभी किसान आपके साथ जुड़ेंगे। काम करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, तो लेकिन उसके लिए फिर उसमें आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाके आपको काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। किसी भी तरह का आप बिजनेस या प्रोसेसिंग यूनिट या और कुछ कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले 2 साल से खरगोन में डेयरी के ऊपर काम किया। तो डेयरी के माध्यम से जो है हमने किसानों को लोन दिया था बैंक के माध्यम से, और वो फिर मिल्क दूध का कलेक्शन करना, उसको ठंडा करके फिर साक्षी को बेचा। तो इस तरह के वो कम से कम 2-3 करोड़ का वो बिजनेस हुआ था। तो कोई भी एक्टिविटी को लेके आइदर एक एक्टिव आप ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, जितना भी आपसे हो सकता है वो सब आप उसमें काम कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स है तो आगे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक पावती में 3 लोगों के नाम है। सर हेलो बोलिए सर, एक पावती में 3 किसानों के नाम है, तो उसको एक मानेंगे कि 3 लोग अलग अलग शेयर ले सकते हैं। हेलो सर, एक पावती में 3 लोगों के नाम है। हेलो सर, एक पावती में 3 लोगों के नाम है, तो 3 मानेंगे कि एक ही किसान माना जाएगा। सॉरी आपको आवाज ठीक से हेलो हाँ बोलिए। सर, एक पावती है उसमें 3 लोगों के नाम है, एक ही घर के लोग हैं, तो उसको 3 किसान मानेंगे या 3 लोग हैं? हाँ ओके
नहीं, एक ही घर के 3 लोगों के बजाय एक घर का अगर एक आदमी है तो अच्छा रहेगा वो। हाँ नहीं, उसमें सर रूल से क्या है, मतलब रूल से हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? नहीं, रख तो सकते हैं, लेकिन अगर सबका उसमें रिप्रेजेंटेशन होना है तो 10 लोगों में से 5 लोग तो आपके डायरेक्टर रहते हैं, तो अगर 5 फैमिली या 5 लोग अलग अलग रहे तो बेहतर रहेगा। 10 में से आपके फैमिली के 2-3 लोग रह सकते हैं, लेकिन जो 10 में से जो 5 डायरेक्टर रहते हैं उसके अंदर 5 अगर अलग अलग फैमिली के हैं तो अच्छा रहेगा। एक पाउती में 3 में से तीनों शेयर एक ही माने, एक ही रहेंगे। अपने यहाँ मैक्सिमम यही हिस्से नमस्ते सर, क्या आपने सर मैं ये कह रहा था कि इस बार जैसे एफपीओ निर्माण के लिए बड़वानी जिला प्रायोरिटी में नहीं है, तो हाँ, तो शासन की जो उसके निर्माण और संचालन के लिए जो राशि मिलने वाली वो नहीं मिलेगी। नहीं, अभी इस साल नहीं है, अगले साल अभी अप्रैल के बाद जो टारगेट आएगा, समझ रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है सभी जिलों में कवर करना है, सभी जिलों को। आज ना कल तो वो टारगेट आएगा। आप मेरा प्रश्न तो जैसे अगले, तो सर हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे हम एफपीओ का निर्माण करते हैं कंपनी एक्शन 9 में, तो क्या शासन की जो दूसरी योजनाएं हैं जैसे कि लोन गारंटी कवर, वो क्या अभी हमें मिल पाएगा? हाँ मिलेगा। मैं केवल आपको नाबार्ड का जो सपोर्ट है जो कंपनी चलाने के लिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन इक्विटी ग्रांट जो है 15 लाख का वो मिलेगा और क्रेडिट गारंटी कवर 2 करोड़ का वो भी मिलेगा। बाकी जितने भी गवर्नमेंट की योजना है वो सभी का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है सर, यही हमारा सवाल है। बाढ़ में सर नाबार्ड में उसे हायर कर लिया जाएगा? नहीं, बाद में नाबार्ड का जो फंड मिलेगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब टारगेट आएगा, जब कंपनी बनेगी उसी टाइम उसको मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी को बनाने के लिए दूसरी एजेंसी रहेगी, उस एजेंसी के माध्यम से जो कंपनी बनेगी उनको केवल मिलेगा। ये एजेंसी जो बनेगी विदिन 300 फार्मर्स जो रहेंगे उसमें से बनाएंगे या इनकी अलग से रहेगी? देखो एजेंसी अलग से हायर होगी, वो एक्सपर्ट्स होंगे, एनजीओ रहते तो मैडम इसमें जो बन रहा है फार्मर्स के लिए, अगर ये फार्मर्स के लिए बन रहा है उस 300 जो भी हो सकता है, अगर 300 में उनमें क्वालिफाइड है सब वो 300 को डिसाइड करेंगे आपस में, अगर उसी में उसमें सब उसके लिए बैंक जो है वो एक एडवर्टीजमेंट सॉर्ट ऑफ निकालेंगे, उसमें बहुत सारी एजेंसीज को वो बनवाएंगे, है ना? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अलग बात है। एफपीओ गठन करने के लिए एक एक्सपर्ट की कंपनी है, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जिसमें 8-10 लोग होगी, उसकी खुद की एक कंपनी होगी, उनको पता है, वो चाहे एनजीओ हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, उनको जो पहले से 50-100 एफपीओ बना चुके हैं वैसे लोगों का कोई फर्म होगा, कोई कंपनी होगी, उनको नाबार्ड हायर करेगी टेंडर के थ्रू। हाँ भाई आप इस जिले का आप पूरा ठेका लो, यहाँ पे जितने एफपीओ बनाओगे उनको बनाने का आपको दिया जाता है। वो लोग आएंगे आपसे बात करेंगे और आप लोगों का जितना टेक्निकल काम है वो सारा पुट करके आप लोगों को एफपीओ बनाने का मदद करेगी, ठीक है ना? वो अलग उस एजेंसी का अभी उस एजेंसी का नाबार्ड प्रोसेस प्रक्रिया कर रही उस एजेंसी के लिए अलग क्वालिफिकेशंस चाहिए हैं, वो एक्सपर्ट्स होंगे और वो शॉर्टलिस्ट करके नाबार्ड नेशनल लेवल पे अप्रूवल लेगा उसके। तो मैम उसका उस एजेंसी का वर्कआउट कब तक है? मतलब वो जब तक क्रिएट कर दिया नहीं 5 साल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है वो आपको। उस 5 साल तक हैंड होल्डिंग में उनका रोल फर्दर क्या रहेगा? वो सब चीजें डिसाइडेड है पहले से कि आप लोगों का पूरा प्लान तैयार कराना, आप लोगों की रिपोर्ट सबमिट करना, आप लोगों के क्लेम्स जो है उसको करना। बता देंगे आपकी क्या काम है। हेलो हाँ बोलिए सर, मेरा एक और सवाल था, ये अंतिम सवाल है। जैसे अभी हमने एक बड़वानी में जैसे लोगों ने एफपीओ बनवाने के लिए तहसीलदार साहब से कृषकों के प्रमाण पत्र मिले हैं, तो कृषक को अपना प्रमाण पत्र तहसीलदार से लेना पड़ेगा सर? वैसे दिशा निर्देश में तो ऐसा कुछ है नहीं,
नहीं, इसमें जब कंपनी बनाने जाते हैं तो तहसीलदार को प्रमाणित करना पड़ता है कि आप किसान हैं या आप खेती में काम करते हैं। अगर आपके पास खेत की जमीन नहीं है, खेत का वो आपका ये नहीं है, खसरा नंबर वगैरह नहीं है, तो उस टाइम तहसीलदार को लिख के देना पड़ता है कि आप भले ही आपके पास खेती नहीं है लेकिन आप किसान हैं और किसानी में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं। क्योंकि इसके जो प्राइमरी पेपर्स है वो किसान होना जरूरी है। यही एक कंफ्यूजन था सर, क्योंकि एक गुना का एक कृषक हमारे पास में फार्म आया था, वो लीज पर जमीन थी उनकी, जिससे उन्हें कृषक का प्रमाण पत्र दिया गया और इस योजना में शामिल किया गया। तो हमें भी इससे लाभ मिलेगा कि हमारे जो अच्छे कृषक हैं जो काम करना चाहते हैं उन्हें भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है सर, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग साइलेंट रहिए प्लीज। ठीक है, हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाली मीटिंग जो है हम लोग और करेंगे। हम लोगों का ज्यादा मतलब रुझान अभी फिलहाल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे है, तो आप लोग जो है कृषक लोग हैं इसको आगे लेकर थोड़ा बढ़े। अभी हमारा काम ये है कि आप लोग में से जो भी लीड ले सकता है, जैसे कि आपको पता है, एक मिनट थोड़ा शांत हो जाए। इसमें ये कि किसान में जो आप लोग लीड ले सकते हैं, जो कि आप लोग थोड़ा कागजी काम कर सकते हैं कि आप लोग कितने किसान हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम, नंबर, उसका खसरा नंबर, उसका कितना रकबा है, कितना प्रोडक्शन है, कम से कम इतनी लाइन लिस्टिंग करके आप लोग तैयार रखें। तो हम लोग का जो है एफपीओ गठन करने में हम लोगों को थोड़ी मदद मिलेगी। प्लस उसमें कौन कौन किसान जुड़ना चाहते हैं, कौन जुड़ सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी एक वो बन जाए, तो वो आप लोग तैयार करके करना शुरू कर दें। आप में से कौन ऐसा जो आदमी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है, ठीक है, आगे बनने के इच्छुक रखता है, वो किसान लोग अपना मतलब आगे बढ़े, ठीक है ना। और इसका जो है हम लोगों को दें, ताकि जैसे कि हम लोग आप लोगों को तैयार हो जाए, यहाँ सीबीपीओ गठन हो जाए नाबार्ड की तरफ से, हम लोग फटाफट इसमें हम लोग फिर इस साल के लिए नहीं मिला, लेकिन साल तो मार्च में खत्म हो रहा है ना, मतलब 3 महीने में खत्म हो जाएगा साल, तो अप्रैल में हमारा जो है सारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो अगर हमारा कंपनी ऐसे लीगली नहीं भी बना है तो भी बहुत सारे किसान मिलके इकट्ठे काम कर सकते हैं। ऐसे किसी मनाही थोड़ी कि भाई एक कोई कंपनी गठन हो गया तभी काम करेंगे। कंपनी गठन तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जैसे कि रबी की सीजन आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे किसान मिलके इसको जो है अपना बेचने का काम इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक समूह वाली फीलिंग आ जाएगी, और जो आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आएगा कि भाई समूह में मिलके बेचने में, खरीदने में क्या समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को समस्याएं पहले से पता चल जाएगी, तो जब कंपनी आप गठन करेंगे, उसकी डीपीआर बनाएंगे, तो उन चीजों का आपको ध्यान रख के आपकी उस डीपीआर में रखेंगे, ताकि उसकी फंडिंग में आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगर जैसे कि आपने मतलब आपने खरीदना शुरू किया, तो भाई आपको गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको कुछ और भी बहुत सारे सामान की जरूरत पड़े, जो कि ऐसे मशीन की रिक्वायरमेंट पड़े। तो जब आप कुछ करना शुरू कर दें समूह के रूप में, अभी तो आप लोग अपना अपना काम अपने पे कर रहे हैं, जाके को उठा रहा है, जाकर बेच रहा है, तो इकट्ठे आप लोग जैसे एक गांव में अगर एक साथ आपका जो अदरक निकला, तो भाई उसको कैसे बेचना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे करना है, ये ऐसा क्या काम करे, तो कैसे साफ सफाई करना है, पानी की व्यवस्था कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको जो समस्याएं आप लोग पहले से निकाल कर रखेंगे, तो जब कंपनी को चलाने के लिए संगठन के रूप में जब चलाएंगे, तो उसमें क्या समस्या आ सकती है, तो वो डीपीआर जब आपकी बनेगी, तो उसमें ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी, तो उसको जो है टेक केयर किया जा सकता है, तो ताकि कंपनी को फायदा हो सके। तो अभी फिलहाल तो हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, 1-2 बार और आप लोग से मीटिंग करेंगे, ठीक है ना। हम लोग से एक्सपेक्ट किए कि यही बात जो है आप जाके अपने गाँव में जाके करेंगे। ये बात अपने अभी आप लोग जो यहाँ पे सीखें, समझें, जाने, आप अपने गांव में जाएं, गांव में जाके लोगों को बताएं, उनको समझाएं, बताएं, और लोगों को इसमें जोड़े। समूह का बेसिकली जो है ग्रुप बनाना है आप लोगों को, तो आप लोग नीचे जाके इस बात को फैलाएं, ठीक है, ताकि लोगों को समझाएं। बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में थे, जो आपको क्लियर हुआ आज डाउट जाके नीचे लोगों को समझाना है आप लोगों को। और हम लोगों को जो गठन करने का टारगेट है 7 में 14, मतलब कम से कम 14-15 एफपीओ हम लोग इस साल गठन करेंगे, मतलब मार्च से गठन करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को इसमें अहम भूमिका निभाना है। हम लोग इसकी लगातार और भी बैठक करेंगे,
और अब हम लोग आगे लंच का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लंच का नए सर्किट हाउस पे बड़वानी और रायपुर अपना काफी एक्टिव है एग्रीकल्चर के मामले में, अच्छे किसान हैं, तो मिनिमम 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। हमारे बीच में हरिराम जी आए हैं। आप आज के कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए हैं अतिथिगण और किसान भाई, अधिकारी, कर्मचारीगण, हरिओम भाई से बात करना चाहूँगा कि आप आभार। सम्मानित मंच, जिले से पधारे हुए सभी कृषक बंधु, आज जो अदरक का एक उत्पाद एक जिला जो घोषित हुआ उसमें कलेक्टर साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान मुझे बहुत इधर उधर भटकाया और मैं काफ़ी मेहनत करा उनके लिए। और आज आप लोग यहाँ आए और वाकई में हम लोग महाराष्ट्र कर्नाटक हम लोग गए, जगदीश भाई भी साथ में। लॉकडाउन के दरमियान ना तक कर्नाटक में घुसने दिया सर, उनका एक ऐप था, उसके माध्यम से हम लोग घुसे, खेतों में देखे हम लोगों ने। उनका उत्पाद भी बड़ा अच्छा है, केरल की कंपनियां उनको टेकअप करती है। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि अपने यहाँ जिले में भी उस पद्धति को अपनाएं। वो स्प्रिंकल सिस्टम से सर सोइंग करते हैं। अपने यहाँ ड्रिप सिस्टम है, वहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम से, क्योंकि टेम्परेचर इसको 25 से 30 डिग्री चाहिए सर। अदरक को एक स्टार्ट जो बेसिक रहता है उसका, उस समय सोइंग के बाद इसको टेम्परेचर अपने यहाँ इस बार बहुत हाई रहा, इसलिए उत्पादन काफ़ी घटा है। यहाँ पे इस साल जो लगाया है वो पहली बार जिसने लगाया वो तो 2 साल के लिए डेवलप चला गया। बाकी जो लगा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी जो एक बार लगा लिया उसने इस बार वो काफ़ी नुकसान में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अदरक के लिए थोड़ा सा देखें, सर्च करें, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है सर। और जो अच्छी, जैसे माही का नाम है सर, माही बहुत अच्छी वेराइटी है, उसका उत्पाद भी बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े करीब करीब 1-1.5 किलो के हम लोगों ने देखे वहाँ पे कर्नाटक के अंदर। तो इसके लिए अपन को एक प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा अपने को, कि वो सब लेबर से काम करवाते हैं वो लोग। और मैं बड़वानी जिले में जो कृषक बंधु इसका FPO बनाया, और अदरक पे जरूर काम करें और करना चाहिए और करेंगे सर, हम आपको आश्वासन देते हैं। अदरक में तो कर नाम कर ही देना आप। पूरे प्रदेश में एक आपको मौका मिला है ना, बाकी चीज अच्छा काम कर रहे हैं, पर अदरक का तो पूरे प्रदेश में मौका मिला हुआ है। अदरक की ब्रांड बड़वानी नाम से पूरे इंडिया में भारी फेमस हो जाए। अदरक की चाय भोपाल में बोलती है, आपने भेजा था, मैं 2 बार यहाँ का भोपाल भेज चुका हूँ, मैं अभी से टिप्स करा रहा हूँ मैं। तो सर क्या होगा कि जब अच्छा हो रहा हो ना, हम तो भेज ग्वालियर भेज रहे हैं, भोपाल भेज रहे हैं, चादर अदरक नहीं जाएगा। आपको पता हो कि आप इसकी प्रेजेंट करना चाहिए, किसी को गिफ्ट भेज रहा हूँ खरीद कर लो, गिफ्ट कहाँ से? अदरक बड़वानी का, बड़वानी नाम। आपको पता ग्वालियर में भादरा का लड्डू है, एक भादरा का लड्डू पूरे प्रदेश में बिकता है। एक दुकान है ग्वालियर में, लड्डू के लड्डू बनाता है वो, उसी दुकान 1 घंटे में पूरी खाली रहती है, वो पूरे प्रदेश में फेमस है। उसका 1 घंटे में पूरे दुकान का माल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से 400-450 रुपए किलो देता है, पर उसका इतना कोई तोड़ नहीं है उसका। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपका ब्रांड नेम ऐसा रखिएगा, क्वालिटी मेंटेन करिएगा कि हर जिले में बड़वानी का अदरक जाएगा। जी बड़वानी का पपीता फेमस था और इंडिया में था, मध्य प्रदेश तो ठीक है, इंडिया के लेवल पे था। तो सभी किसानों का धन्यवाद, आप आए। और सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, अभी आपके साथ लंच करेंगे हम लोग, और गलती ये हुई है कि इतनी मेहनत करी बैठी पीछे, और हम लोगों ने आपको ज्ञान दिया, मेरे को अच्छा ज्ञान मिला, और इतने अच्छे प्रगतिशील किसान यहाँ पर आए, ये बाकी में हमारे लिए असट है। आप बड़वानी के लोग किसान है और छोटा जोड़ो, ये चर्चा हम बीच में करते रहेंगे। 5-10-20 दिन बाद जहाँ मौका लगता है, मैं आपको, मैंने परिवार यहाँ रखा हुआ है, इसके चक्कर में रखा हुआ, तो आपसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो मैं आपको खेत पे आकर चर्चा करने वाला था मैं जी। आप इन्वाइट करना कौन से किसान खेत में हम लोग आए, और वहीं पे खाने वाले और खेत वाले ही करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आप 10 दिन में बाद फिर तय कर लो। 10-15 समूह बना जाते हैं किसान, तो आप स्वयं मिल सकेंगे किसी माध्यम से? मिलने कभी भी आ सकते हो, मैं तो कौन से बात कर सकती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।